हे गाइस, दिस इज CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेशन के लिए मिल रहे हैं जो कि आप लोगों के, वैसे अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर जो बुक रेफर करने वाला हूं वो है CMA इंटर के ग्रुप 2 पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बट अगर एट द सेम टाइम मैं ये कहूं कि यहां पर ये जो कंटेंट आपको नजर आ रहा है, आज हम लोग करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मींस उनके MCQs। मेरे सारे स्टूडेंट्स के पास तो डेफिनेटली ये बुक रहेगी। जिन भी स्टूडेंट्स के पास जो मेरे से क्लास नहीं लिए हैं और उनके पास ये बुक नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आप हमारी एंड्रॉयड ऐप जो कि है LPA CACMA के नाम से, मैं यहां पे बता देता हूं, आप एंड्रॉयड पर जाएंगे प्ले स्टोर पर LPA CACMA ये करके आपको एक बुक नजर आएगी और उसमें आपको ये लोगो नजर आएगा उस ऐप में। तो उस ऐप में जाकर के आप ये बुक डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हैं और वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। आज के इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों के साथ कवर अप करूंगा MCQs जो कि रहेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तीनों ही लेवल के लिए यूजफुल है। दैट मीन्स ऑल्दो यहां पर मैं बुक रेफर कर रहा हूं पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, बट एट द सेम टाइम ये जो कंटेंट रहेगा, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग आपका ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 दे रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वहां तो है ही है, ग्रुप 3 दैट मीन CMA फाइनल का SCM दे रहे हैं तो वहां पर भी ये यूजफुल रहेंगे। मैंने यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हर एक लेवल को कंपाइल करके यहां पर सारे MCQs कवर अप किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, नाउ लेट्स मूव। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसके एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। एंड कोशिश कीजिएगा आप भी कि आप मेरे साथ साथ इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको यहां पर क्वेश्चन क्लियरली नजर आ रहा है, आप बुक नहीं भी लोगे तो भी आपको यहां पर MCQs नजर आ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, फटाफट से यहां पर जो जो क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं उसको मेरे साथ साथ रीड करना है और कोशिश कीजिएगा कि उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप खुद भी करें। और खुद से आपको केवल एक कैलकुलेटर रखना है और एक छोटा सा रफ पेज रख लेना है, रफ कॉपी रख लेनी है। तो आप रफ कॉपी वहां पर रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप फटाफट सॉल्व करते हुए चलिएगा ताकि आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, लेट्स मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे और इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 120 MCQs मैं आप लोगों को यहां पर कवर अप करने वाला हूं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी दोनों कंबाइंड रहेगा। पहला आता है, टू ऑब्टेन द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय, मतलब कि इन शॉर्ट क्वेश्चन आपसे BEP इन रुपीज का फॉर्मूला पूछ रहा है कि BEP रुपीज का जो फॉर्मूला होता है, दैट मींस BEP आप वैल्यू में निकालोगे तो आपको पता है कि अगर मुझे BEP यूनिट्स में निकालना है, अगर मुझे BEP यूनिट्स में निकालना होता है तो मुझे फिक्स कॉस्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगाना होता है, और अगर मुझे रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में मैं डिवाइड लगा दूंगा PV रेशियो का। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बाय, तो आपको क्या चाहिए, PV रेशियो। PV रेशियो कहां है, D में, तो आपका आंसर हो जाएगा D। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन बोलता है आप लोगों के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर, अब आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है सर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। देखिए, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या ऐसा पॉइंट है, आंसर है यस। दूसरे पॉइंट में ये बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी सही है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास भी मेरी बुक है, इंस्टीट्यूट ने इसमें एक गलत सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इंस्टीट्यूट कहता है देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो आप लोग बुक के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ने ये गलती करी है। बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग अपन में अकॉर्डिंगली बुक में सॉल्यूशन को करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि क्लियरली समझ में आता है कि आपको पता है देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको पता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बोथ आर इक्वल।
तभी तो होगा कि हाँ भैया हमने 1 लाख रुपए कमाया और 1 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी क्लियर है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी क्लियर है। और क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये भी आपको क्लियर है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा तभी तो आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, और अगर ये 1 लाख है और फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख है तो आपके लिए ये हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो दैट मीन्स ये वाली सिचुएशन भी आपकी होगी यहां पर एप्लीकेबल। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सम है जो कि बेसिकली होना चाहिए था बजटरी में। ये एक सम है जो कि बजटरी चैप्टर का है, बट बाय मिस्टेक शायद यहां पर इनकॉर्पोरेट हो गया। चलिए फिर हम इसको भी कर लेते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड बजट एंड वेरिएबल, दैट मीन्स जिसे हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं, इज दैट ए फिक्स्ड बजट। अब आपको ध्यान से सुनना है, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट ये होते क्या है। आप लोग जब बजटरी चैप्टर कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको एक फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि हमको क्या होना, फ्लेक्सिबल बजट तो हमें समझ में आता है क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता सर ये फिक्स्ड बजट क्या है, और जबकि सबसे ज्यादा हमने फिक्स्ड बजट के क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। दोस्तों होता क्या है, फिक्स्ड बजट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेवल आपको, कि हाँ भैया मुझे 10,000 यूनिट का आपने बजट बनाया। एक्चुअल में अगर आपने 15,000 किया तो आप उसको कंपेयर 10,000 को 15,000 से कर रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट आया, और वो कहता है कि कंपैरिजन हमेशा कंपेरेबल चीजों में होना चाहिए। तो 10,000 यूनिट को आप 15,000 यूनिट से कंपेयर करोगे तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली वहां पर कंपेयर हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 10,000 का जो आपने बजट बनाया था, और अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट 15,000 है, तो आपको एक डिफरेंट लेवल्स पर बजट बनाने होंगे कि 10,000 यूनिट पर भी, 12,000 पर भी, 14,000 पर भी, 15,000 पर भी, 16,000 पर भी, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आप एन नंबर ऑफ बजट्स वहां पर बना लेते हैं डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से। तो वहां पर जब आप डिफरेंट क्वांटिटीज के हिसाब से आप बजट बना लेते हैं तो उस बजट को आप कंपेयर करते हैं। ये होता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। अब आप चेक कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या है। क्वेश्चन ने बोला प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट क्या है, दैट ए फिक्स्ड बजट इंक्लूड ओनली फिक्स कॉस्ट। ये क्या बकवास है कि फिक्स्ड बजट में तो केवल फिक्स कॉस्ट होती है और उसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है। नो, ये तो नहीं है। फिक्स्ड बजट इज कंसर्न विद ओनली फर्दर एक्विजिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट व्हाइल ए वेरिएबल बजट इज कंसर्न विद एक्सपेंसिव विद वेरी विद सेल। नो, ऐसा भी नहीं है। फिक्स्ड बजट में ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड बजट में केवल फिक्स कॉस्ट आती है और वेरिएबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट में केवल वेरिएबल कॉस्ट आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों कॉस्ट इनकॉर्पोरेटेड होती है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड बजट में हम लोग एक पर्टिकुलर एक ही लेवल पर बजट बनाते हैं, और फिर फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग अलग अलग लेवल पर बजट बनाते हैं, उन अलग अलग लेवल पर अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं। तो फिक्स्ड बजट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द पीरियड बिगिंस व्हाइल ए वेरिएबल बजट कैन बी चेंज्ड आफ्टर द पीरियड बिगिंस। नहीं, ये भी कोई पॉइंट नहीं है कि भैया आपको बाद में चेंज करना है। नहीं, बजट तो पहले तैयार करना है। आइए, तो फिर अब जब 3 कैंसिल हो गए तो चौथा अपने आप ही बन रहा है। लेकिन अब आपको इसको चौथे को देखना है क्या है। तो आपने यहां पर जो लाइन कंटिन्यू थी वो क्या थी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, इज दैट ए फिक्स्ड बजट इज ए प्लान फॉर सिंगल लेवल ऑफ सेल। मैंने कहा था ना केवल 10,000 यूनिट के लिए बनाना है तो 10,000 यूनिट और अदर मेजर ऑफ एक्टिविटी, while वेरिएबल बजट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लान, वन फॉर ईच ऑफ द सेवरल प्लान ऑफ सेल और अनदर अदर मेजर ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब यह है क्लियरली कि फिक्स्ड बजट में आपको केवल एक लेवल पर बजट बनाया जाता है, और जबकि फ्लेक्सिबल बजट में आपको अलग अलग लेवल पर बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर्ड टू एज। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है दोस्तों? आपको पता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन को हमने 2 भागों में बांटा होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक प्रॉफिट। आपको पता है, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि डेफिनेटली आप लोग जब ये एमसीक्यूज देख रहे हो तो आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखना ही तब, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि सिनेरियो ये रहेगा कि मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं एमसीक्यूज कराऊंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे अगर मेरे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी कवर करता है ब्रेक इवन पॉइंट को, प्रॉफिट कवर करता है आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। या अगर मैं सेल्स से कंपेयर करूं तो हमारी सेल्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है ब्रेक इवन सेल और एक होती है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो अकॉर्डिंगली मैं ये कह सकता हूं कि सेल्स जो कि एक्सक्रीड कर रही है ब्रेक इवन सेल से, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ये बोलता है
कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर की जाती है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर फिक्स्ड एक्सपेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स और फिक्स्ड एक्सपेंस का डिफरेंस। अब ऐसा हो सकता है क्या, सेल्स में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा? नो। सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने से तो आपका प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाता है, जो कि गलत है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंस, तो आपको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो उससे कंट्रीब्यूशन आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आता। एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स और बीईपी, यस, सेल्स में से जब आप बीईपी लेस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ये बोलता है एक्सेस ऑफ बजटेड सेल्स और फिक्स कॉस्ट, तो ये भी आपका गलत है कि सेल्स में से फिक्स कॉस्ट चाहे बजटेड हो चाहे एक्चुअल हो, तो ये भी आपका गलत है। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, बिल्कुल करेक्टली चल रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट, अब आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नोन एज। अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है सर, सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हो तो आता है आपका कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में से आप उसकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो एक प्रकार से उस एक यूनिट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपका आता है, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा मार्जिनल इनकम। आपका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में सारी मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे लेस होकर के आते हैं। याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था वो। नेट इनकम में तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया आपका और नेट प्रॉफिट, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो आंसर विल बी मार्जिनल इनकम। मैं आपको बता दूं इस तरह का क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज रेफर्ड टू, इस तरह से आपकी इस बुक में 2-3 बार दिए हुए हैं, तो मैं आपको वहां से वो क्वेश्चन क्रॉस करवा दूंगा, दैट मींस कट करवा दूंगा। आपको इतना ध्यान रखना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज नॉन एज, अगर कभी आता है तो आपको मार्जिनल इनकम कर देना है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस व्हेन। क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज की जाती है। अब कब होगा दोस्तों, इसके लिए मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है ये नीचे के सारे आइटम जो है ना, ये मेरे को पढ़ने ही नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने सपोज से फिक्स्ड कॉस्ट दी 1 लाख रुपए की जब मेरी 1000 यूनिट थी, तो 1000 यूनिट थी, 1 लाख फिक्स कॉस्ट, तो इसका मतलब 100 रुपए पर यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज। अब डिक्रीज कब होगी, अब आप सोच के देखो, मुझे यहां पर 100 रुपए से पर यूनिट को 100 रुपए से कम करना है, लेट्स से मुझे इसको 50 करना है। अब 50 करना है, ऊपर 1 लाख का 1 लाख ही होगा। अब ये 50 कब आएगा सर, ये 50 तब आएगा जब इसको डिवाइड 2000 से करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले डिवाइड 1000 से किया था, अब आपने 2000 से किया है। इसका मतलब यह है क्लियरली कि अगर आपका यूनिट्स प्रोडक्शन अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी। देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आंसर है ये, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट के चेंज से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर विल बी ए, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। क्लियर है, डन। नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 7। क्वेश्चन बोलता है विद इन ए रिलेवेंट रेंज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको पता है विद इन ए रिलेवेंट रेंज अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैं हमेशा से जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाता हूं तो मैं एक लाइन बोलता हूं हमेशा से, और वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। क्यों भैया, मैंने सिंपल सी चीज है, आज अगर मुझे ये पेन बनाना है, इस पेन के लिए मुझे अगर ये कैप बनानी है, इस कैप की मेरे को कॉस्ट आती है सिर्फ 5 रुपए। बच्चा बोलता है सर 5 रुपए का तो पेन ही नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये 5 रुपए वाला पेन नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा पार्कर का पेन है, तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट मान लेते हैं कि ये 5 रुपए का आ रहा है, क्योंकि पार्कर लिखा हुआ है ना, तो उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो ये सपोज से ये जो इसका कैप है, ये कैप 5 रुपए की बनती है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक पेन बनाऊंगा 5 रुपए, 2 पेन बनाऊंगा 10 रुपए, 20 पेन बनाऊंगा तो 100 रुपए। इसका मतलब मेरे को कितने भी पेन बना लूं, मैं आपको ये इसकी पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपए है तो 5 रुपए ही रहेगी। यहां पर क्वेश्चन ने कह दिया विद इन ए रिलेवेंट रेंज। सर ये रिलेवेंट रेंज से मतलब क्या है,
अब ऑब्वियस सी बात है, कल को पता पड़ा आपने 1-1 लाख 5-5 लाख पेन बनाने लग जाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बल्क में डिस्काउंट मिलने लग जाएगा, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी चेंज हो सकती है। बट मैं आपको बता दूं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा हम लोग यही मानते हुए चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो यहां पर आ जाइए, तो ये आ जाएगा इसका आंसर बी, रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच प्रोडक्शन लेवल। हर जगह पर कांस्टेंट रहती है, कोई ना तो डिफर करती है, ना इंक्रीज डिक्रीज होती है और ना डिक्रीज होती है प्रोडक्शन इंक्रीज होने से। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए फिर आ गया वापस से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर्ड एज, तो ये आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रेफर्ड एज आपके पास आ रहा है। अब वैसे हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल आना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने यहां पर ना सारे के सारे आइटम तो एज इट इज ले लिए, बट यहां पर आंसर दे दिया एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर बजटेड सेल्स। अब यहां पर वैसे अगर मैं बात करूं ना तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्लियरली फॉर्मूला है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल। अब ये यहां पर हुआ क्या है, इनसे बजटेड सेल की जगह यहां पर ब्रेक इवन सेल इनसे टाइप होना था, जो इन्होंने नहीं किया। तो इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने ऊपर किया था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसके जैसा ही एज इट इज क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर बीईपी सेल इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिस्क्लोजेस द एक्सेस ऑफ, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसका एक्सेस है? अब ऑब्वियस ही बात है एक्सेस किसका होगा, रेवेन्यू ओवर फिक्स कॉस्ट। ना जी ना, सेल्स में से फिक्स कॉस्ट लेस होने से कंट्रीब्यूशन आता है क्या? नो। रेवेन्यू ओवर ब्रेक इवन सेल, ना जी ना, रेवेन्यू ओवर ब्रेक इवन सेल तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। रेवेन्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो रेवेन्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब हो गया कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होने से, और आपको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस होने से ही कंट्रीब्यूशन आता है। आगे चलिए, ए डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस में डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा? इन्होंने बोला डज नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे अफेक्ट ही नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? आप सोच के देखो, आपकी फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख, सेलिंग प्राइस है आपकी 20 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 रुपए। अब आपने फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे तो क्या करोगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एज इट इज। तो आप, लेकिन अगर आपने सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया, 20 की जगह 15 कर दिया, आपको पता है सेलिंग प्राइस के चेंज से कभी भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है क्या? नो। तो इससे तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया। कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो 10 की जगह आप 5 लोगे, तो 2 लाख से जहां पहले 20,000 आता था वहां पर अब आपका 40,000 आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि डज नॉट अफेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंज होने से कंट्रीब्यूशन चेंज होगा, और कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली बीईपी चेंज होगा। क्वेश्चन बोलता है ए डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस लोअर द फिक्स कॉस्ट। अरे यार कैसी बातें करते हो, सेलिंग प्राइस में चेंज होने से कोई फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है क्या? नो। इंक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट, आंसर है यस। इंक्रीज कर रहा है क्या? चाहे देख लो, 2 लाख में जब आप 10 का डिवाइड लगा रहे थे तो आपके पास आ रहा था 20,000 का बीपी। अब आपने कम किया तो 5 का डिवाइड लगाओगे, तो 2 लाख में 5 का डिवाइड लगाओगे तो आएगा 40,000 का बीपी, मतलब कि 20,000 की जगह 40,000 बीपी हो गया, तो बीपी इंक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगेन एक बार वापस से सुन लो, मैंने क्या बोला भैया, मेरे पास पहले मेरी सेलिंग प्राइस थी 20, अब सेलिंग प्राइस 20 थी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 10, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन था 10। अब मैंने क्या किया, इस 20 को कर दिया 15, और 10 की वेरिएबल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस में चेंज होने से कभी भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, तो ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। अब आपको बताओ, अगर आप पहले 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट पर 10 का डिवाइड लगा करके 10,000 का बीपी निकालते थे, वहीं अब आप क्या करोगे, 1 लाख की सेल पर 5 का डिवाइड लगा करके आप 20,000 का ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे। तो क्लियरली समझ में आ रहा है 10,000 से 20,000, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको डिटरमाइन कीजिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपका प्रॉफिट 15,000 है और पीवी रेशियो 40% है, तो फॉर्मूला आपको क्लियरली पता है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 15,000 रुपए का प्रॉफिट है, पीवी रेशियो का आप डिवाइड लगाएंगे तो 15,000 डिवाइड बाय 40%, तो 37,500 विल बी द करेक्ट आंसर। तो पॉइंट नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अगर आपकी सेल्स वॉल्यूम 20,000 है, बीपी 15,000 है, तो भैया सिंपल सी चीज है, 5,000 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, अगर आपकी सेल्स तो है 3 लाख, ब्रेक इवन सेल है आपकी 4,50,000, तो भैया ये तो नेगेटिव हो गया। तो आप देखिए अमाउंट ऑफ सेल्स इज लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट, देयरफॉर नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होने वाली है। अब आपको यहां पे मैं बता दूं, इसका आंसर ये सी ही आएगा। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर पता नहीं कहां से 1 लाख बता दिया। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा यार, 1.5 लाख बता देते तो चलो फिर भी समझ में आ जाता कि हाँ भाई 3 लाख 4.5 लाख का डिफरेंस ले लिया होगा, लेकिन 1 लाख कहां से लाए, तो ये तो मेरे से समझ से परे है। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी। आपकी बुक में इसको आंसर कर रखा है ए, तो आप लोग बुक में वो करेक्शन कर लीजिएगा। आपके 13 का आंसर आपका सी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सेल आप अगर चाहें, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपका आता माइनस का 1,50,000 विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन सेल्स इन रुपीज फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कितनी डिजायर्ड सेल्स होगी वो आपको बतानी है। अगर फिक्स कॉस्ट है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, सेल्स है 50,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट है 5,000। ध्यान से सुनिएगा, आपका फिक्स कॉस्ट है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000 और सेल है 50,000। अब आपको पता है सेल्स 50,000, इसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया जो कि है 30,000। 50,000 में से 30,000 लेस किया तो आपके पास 20,000 का आ गया कंट्रीब्यूशन। अब 20,000 का कंट्रीब्यूशन है 50,000 की सेल पर, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरे को 40% का पीवी रेशियो है। 20,000 रुपए मेरे लिए आया है कंट्रीब्यूशन 50,000 रुपए की सेल पर, तो 40% मेरा हो गया पीवी रेशियो। डिजायर्ड सेल्स निकालने का, जब आपको डिजायर्ड प्रॉफिट के साथ हो तो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? फिक्स कॉस्ट 10,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आपको रुपीज में निकालना है तो, और अगर आपको यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड लगा देंगे। तो 10,000 प्लस 5,000 15,000। 15,000 में आप डिवाइड लगाएंगे 40% का, तो आंसर आएगा 37,500। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, What will be sales in rupees for desired profit? अगर फिक्स कॉस्ट 30,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट 15,000 है, पीवी रेशियो 30% है, सब कुछ क्वेश्चन ने दे रखा है। तो 30,000 का फिक्स कॉस्ट, 15,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट, तो इसका मतलब डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 30 प्लस 15 45,000। 45,000 में आप पीवी रेशियो का डिवाइड लगाओ जो कि है 30%। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 30% आप जब करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,50,000। तो आंसर विल बी ए। तो 15th का आंसर हो जाएगा आपका ए। उम्मीद करता हूं क्लियर है। नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिएगा सेल्स वॉल्यूम। अगर आपका फिक्स कॉस्ट ये है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है और डिजायर्ड प्रॉफिट 1 रुपए। ये बहुत अच्छा है, आप लोग इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको पता है आपके पास सेल्स होता है, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से आप लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो आपके पास अपना प्रॉफिट आता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आप देखोगे कि यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 20 रुपए, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 15 रुपए, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 5 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन ने आपकी बात डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो आपको रुपीज में दिया है, तो अगर आप डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज में दिया है तो इसका मतलब आपको पर यूनिट में दिया है, तो वो 1 रुपए है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप कंट्रीब्यूशन है आपका 5 रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 1 रुपए, तो क्या क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपकी फिक्स कॉस्ट 4 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए। अब आपको इस क्वेश्चन में 4 रुपए पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, 10,000 की फिक्स कॉस्ट है, 10,000 की फिक्स कॉस्ट में कितने यूनिट का डिवाइड लगाएं कि आपको 4 रुपए पर यूनिट आ जाए, तो आंसर होगा 2,500 यूनिट। अब 2,500 यूनिट आ जाएगा इससे। अब 2,500 यूनिट को आप अगर सेलिंग प्राइस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 विल बी योर डिजायर्ड सेल्स। वापस से सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला। आपको सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, इवन डिजायर्ड प्रॉफिट भी पर यूनिट दे रखा है। आपको पता है सेल्स शुड बी इक्वल टू क्या होता है? सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपकी सेल्स है 20 की, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट है 15 की, फिक्स कॉस्ट कितना है मुझे नहीं पता, प्लस प्रॉफिट है 1 रुपए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके लिए 20
-16, 15 और 1 16 इज इक्वल टू होगा आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अगर इक्वल टू है 4 रुपए, आपको दे रखा है फिक्स कॉस्ट टोटल में, तो टोटल में है आपको 10,000, पर यूनिट में आपको कैलकुलेट कर लिया 4 रुपए, तो 10,000 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, इसका मतलब 2,500 यूनिट इज योर डिजायर्ड सेल्स यूनिट। बट क्वेश्चन ने आपको रुपीज में पूछा है, तो रुपीज में पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2,500 को 20 रुपीज की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50,000 आ जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, मैं भी मेरी बुक में स्टार मार्क कर लेता हूं। अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जब आपके इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स के एमसीक्यू कर दिए हैं तो अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन एक अच्छा डिजर्विंग क्वेश्चन है, इवन इंटर लेवल पर भी और इवन फाइनल लेवल पर भी। ठीक है, आगे चलिए। डिटरमाइन सेल्स इन यूनिट्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इफ फिक्स कॉस्ट 15,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 5,000, सेलिंग प्राइस 20 और वेरिएबल कॉस्ट 16। तो सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 16 है, तो 4 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। 15,000 प्लस 5,000 तो 20,000। 20,000 में अगर आप 4 रुपए का डिवाइड लगा देते हैं तो आपके पास आ जाएगी 5,000 यूनिट। अब क्वेश्चन देखो, आपसे जानना चाहता है डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। अब मेरे को इंस्टीट्यूट का एक चीज समझ में नहीं आई, अरे भाई कम से कम इतना सा तो कर दो, अगर आपका डिजायर्ड सेल्स आप यूनिट में चाह रहे हो तो फिर नीचे डेटा तो कम से कम रुपीज में मत दो, ये रुपीज में डेटा दे रखे हैं, बताओ। तो बच्चा यहां 2 क्वेश्चन तो ये आपके एक झटके में हट गए, 2 ऑप्शन तो ये बच गया केबीसी का 50-50। अब बच गया 5,000 और 10,000, दोनों में से एक ऑप्शन, तो 20,000 में 4 का डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आएगा ए 5,000। तो अकॉर्डिंगली आपका 17th का आंसर हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट, सही स्पीड से चल रहा है? यस सर, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं 26 मिनट्स में। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन करने में मेरे को 90 मिनट्स के आसपास का समय लगने वाला है। इसका मतलब What will be sales in unit if fixed cost is rupees 50,000, contribution per unit is 60 and desired profit per unit 10। ध्यान से देखिएगा, कंट्रीब्यूशन है आपका 60 रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, और क्वेश्चन जानना चाहता है व्हाट विल बी सेल्स इन यूनिट्स। बहुत ही बढ़िया काम है, आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है 60 पर यूनिट, डिजायर्ड प्रॉफिट आपको दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 50 रुपए होना चाहिए और आपकी फिक्स कॉस्ट है 50,000, तो 50,000 है 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से तो 1000 यूनिट हो जाएगा। अब अगेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रुपीज में आंसर क्यों दे रखे हैं, 50-50 करने के लिए तो यही हो गया, तो बच गया ए, तो आंसर विल बी सी। तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। उम्मीद करता हूं क्लियर है, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, डिटरमाइन बीईपी इन यूनिट्स एंड अमाउंट। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, तो डिटरमाइन बीईपी इन यूनिट्स एंड अमाउंट, आपको बीईपी इन यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों में पता करना है। ठीक है साहब, कर देंगे पता। इफ यूनिट प्रोड्यूस इज होना चाहिए, इफ यूनिट प्रोड्यूस इज और रुपीज में नहीं होना चाहिए, तो ये आपका इज होगा, इफ रुपीज कट हो जाएगा। तो डिटरमाइन बीईपी इन यूनिट्स एंड अमाउंट इफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज 10,000, अगर आपने यूनिट प्रोड्यूस करी है 10,000, फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 40,000, सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए। क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे बीईपी इन यूनिट्स। अब बीईपी इन यूनिट्स तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा सर, 50 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20 रुपए का आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। 20 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट है 40,000, तो 40,000 के फिक्स कॉस्ट में अगर आप 20 रुपए का डिवाइड लगा देते हैं तो आ जाएगा 2,000। 2,000 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब आप देखो यहां पर जो भी आंसर आपको दे रखे हैं वो कैसे हैं सर, समझ से परे हो रखे हैं। कैसे? आपको बीईपी इन यूनिट्स करने हैं और आंसर आपको दे रखे हैं रुपीज पर यूनिट के। बीईपी यूनिट्स में पूछा है सर, बीईपी यूनिट्स में, तो यूनिट्स का आंसर होना चाहिए 2,000। सर चारों ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन में 2,000 है ही नहीं। आइला गजब हो गया। बच्चा बोलता है सर नन ऑफ दी अबव कर हूं, मैंने कहा नहीं बेटा रुक जा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया है, जो ये 20 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, इस 20 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन को पर यूनिट क्लियर कर दिया और आंसर कर दिया सी। 20 रुपए पर यूनिट आ रहा है, आपने 2,000 यूनिट निकाली है। अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे सर, 2,000 को हम 50 रुपए की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो बीईपी इन रुपीज
1 लाख होगा। तो ये लीजिए 1 लाख रुपीज हो गया और 20 रुपए पर यूनिट हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। डिटरमाइन बीईपी इफ सेल्स, अगर सेल्स आपकी 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, फिक्स प्रॉफिट आपका ये है। क्वेश्चन जानना चाहता है बीईपी बताओ। तो बीईपी निकालने के लिए क्या चाहिएगा सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब सर पीवी रेशो कहां से निकालें? फिक्स कॉस्ट तो दे रखा है आपको, फिक्स कॉस्ट भी नहीं दे रखा, तो फिक्स कॉस्ट तो निकल जाएगा ना सर। कैसे? 1 लाख की सेल है, इसमें से आप 50,000 लेस करोगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 50,000। 50,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपको 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट है आपका 30,000, 50 माइनस 20, तो 30,000 का हो गया आपको कॉन्ट्रीब्यूशन। और 30,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी 30,000 की फिक्स कॉस्ट में आप 50% आपके पीवी रेशियो का डिवाइड लगाओगे तो 60,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 60,000 आपके लिए आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। उम्मीद करता हूं क्लियर है। नेक्स्ट, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, पीवी रेशियो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। नो सर, उसको तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। नो सर, उसको तो फिक्स कॉस्ट रेशियो बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट रेशियो। फिर आता है एक्सेस ऑफ सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। हाँ सर, ये करेक्ट लग रहा है। क्यों? एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल को ही हम लोग पीवी रेशियो कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। टोटल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। फिर आते हैं 22 पर। यूनिट प्रोड्यूस्ड 50,000, सेलिंग प्राइस 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए। अब 15 रुपए की सेलिंग प्राइस, 12 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 रुपए का हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी 1,60,000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट सेल्स वैल्यू व्हेन प्रॉफिट टू बी अर्न्ड इज 80,000। ठीक है साहब, 80,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 160, 160 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट 80,000। तो 160 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे आए सर? 15 माइनस 12 तो हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3। तो आपके लिए क्या होगा? ये जो 3 है, तो 3 आपके लिए क्या हुआ सर? 3 रुपीज हो गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 3 रुपए अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 15 रुपए की सेल पर, तो इसका मतलब पीवी रेशियो हो गया आपका 20%। तो 1,60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 20% तो आ जाएगा 12 लाख। तो सी, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, आगे चलिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सर टोटल कॉस्टिंग बोलते हैं, खत्म काम। आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कवर करते हुए हमारे प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई इसको हम टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट एट विच, इस वाले पॉइंट को आप काट कर दीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज था, आपको याद होगा। इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन ये दे रखा था और मैंने इसका कहा था कि ये ऑल ऑफ दी अबव आएगा। तो अगेन इस वाले पॉइंट पर भी इंस्टीट्यूट ने इसको सॉल्व नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। पीवी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इज 0.4। आपको पीवी रेशियो दे रखा है, आपको पीवी रेशियो दिया हुआ है कि भैया 0.4 है, सेलिंग प्राइस 40 है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी होगी? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है अगर पीवी रेशियो आपका 0.4 है तो 1 माइनस 0.4, तो इसका मतलब आपका 60% हो गया है आपका वेरिएबल कॉस्ट, और 40 का 60% आप करोगे तो हो जाएगा 24 रुपीज। तो आंसर हो जाएगा बी। चेक कर लीजिएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे किया? बड़ा सिंपल से किया सर। आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 40 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 16। तो 40 में से अगर आप 16 रुपए का लेस कर दोगे तो 24 रुपए का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट। ये लो जी, बी, खत्म। नेक्स्ट, इन 2 कंसेक्यूटिव पीरियड सेल्स एंड प्रॉफिट वर 1,60,000 और 8,000 इन फर्स्ट पीरियड, 1,80,000 और 1,14,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग सेकंड पीरियड। मतलब कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, आपको सेल्स दे रखी है 1,60 और 1,80, प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,000 और 14,000। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला बताया था, और क्वेश्चन ने पहले पूछा क्या है? इफ देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो दोनों पीरियड में, तो पीवी रेशियो मस्ट बी। तो ऐसे केस में पीवी रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं सर, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट 6,000,
चेंज इन सेल 20,000, तो आंसर विल बी 30%। 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आंसर हो जाएगा 30% विल बी योर पीवी रेशियो। क्लियर है? आगे चलिए। इन ए फैक्ट्री व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विद इन द रिलेवेंट रेंज, अगर आपका प्रोडक्शन रिलेवेंट रेंज में इंक्रीज होता है तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी ऑन ए पर यूनिट बेसिस। कैसी बातें कर रहे हो सर, पर यूनिट में तो कांस्टेंट होता है, ये तो नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, तो क्वेश्चन बोलता है वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो वेरी होगी टोटल में। बिल्कुल सही बात है, वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी टोटल में, ये वाली करेक्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, ना जी, फिक्स कॉस्ट टोटल में थोड़ी वेरी होगी, नहीं होगी। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टे सेम इन टोटल, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम हो जाएगी। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। टोटल में फिक्स कॉस्ट तो सेम हो सकती है लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती रहेगी, तो आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज टेकन एज इक्वल टू। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। अब आप बताइए, आपको नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें देखो क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट माइनस ऑल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कहता है मार्जिनल कॉस्ट को किसके इक्वल माने। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अब ऑल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आपको पता है, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, ये भी वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी वेरिएबल है। तो ये तो हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। इसमें इन्होंने कहा प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड, प्लस कर दिए इन्होंने ऑल वेरिएबल ओवरहेड। तो भैया क्लियर है, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो आंसर हो जाएगा आपके लिए ए। माइनस का तो संभावना ही नहीं है, प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड ऐड होती नहीं है, और केवल वेरिएबल ओवरहेड आपकी मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगी, मटेरियल भी तो आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर? मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, अब आपको क्वेश्चन ने दिया मार्जिनल कॉस्टिंग किस नाम से जानी जाती है, तो भैया आपकी डायरेक्ट कॉस्टिंग है क्या? अभी भी बताया, डायरेक्ट सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मार्जिनल का पार्ट फॉर्म करेंगे। वेरिएबल कॉस्टिंग होती है क्या? आंसर है यस सर, ये भी होगा, तो फिर आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी दोनों है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग को आप वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग को आप डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज रिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट है। अब डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट क्या है सर? डिसीजन मेकिंग में देखो आप, कमिटेड कॉस्ट, मैं एक एक कॉस्ट के ऊपर जाता हूं। कमिटेड कॉस्ट का मतलब हो गया साहब जिसके लिए आपने कमिटमेंट दे दी, मतलब कि आप चाहे अब दिन की जगह रात हो जाए, रात की जगह दिन हो जाए, आपको खर्चा करना ही करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस कॉस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता विद द चेंज ऑफ एनी डिसीजन, मतलब कि आपके डिसीजन चेंज हो और चाहे ना हो, आपकी कमिटेड कॉस्ट सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मुझे बनानी है बुक्स, मुझे बनानी है बुक्स। अब बुक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बुक प्रिंटिंग हाउस वाले को कहा कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा और ये मैं आपको अगले महीने की 5 तारीख को दे दूंगा, और मैंने इसके लिए कमिटमेंट दे दी कि मैं आपको अगले महीने की 5 तारीख को 50,000 दूंगा। दैट मीन्स दैट्स वाज माय कमिटमेंट। अब अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार, मैं तो इस प्रिंटर से नहीं, मैं तो दूसरे वाले प्रिंटर से बनाऊंगा, तो क्या मुझे 50,000 देने पड़ेंगे? आंसर है यस, तो भी मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी कमिटमेंट दे दी। अब आप ये मत बोलना सर वर्ड से तो दिए हैं, वर्ड से बैक हो जाएंगे। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कमिटमेंट का मतलब होता है प्रॉपर कमिटमेंट होता है, उसके ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है अगर कमिटमेंट फॉलो नहीं करा तो दैट मीन्स दैट विल बी योर कमिटेड कॉस्ट, कि आपने ये कमिटमेंट दे दी तो भाई साहब आपको ये पे करना ही करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव आप कोई सा भी डिसीजन लो। तो इसका मतलब कमिटेड कॉस्ट इज इररिलेवेंट। खत्म। अकाउंटिंग कॉस्ट, अब अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर आपके पेरोल से रिलेटेड खर्चे आएंगे, आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे आएंगे, तो वो ऑलरेडी आपके किसी भी डिसीजन से चेंज नहीं होते हैं, तो दैट विल ऑल्सो इररिलेवेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट मीन जो पास्ट में ऑलरेडी इनकर हो चुके, तो पास्ट में जो इनकर हो गई वो इररिलेवेंट। तो कैश कॉस्ट, यस, कैश मेरी जेब से पे होगा कि नहीं होगा ये आपके लिए होगा, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए कैश कॉस्ट जो है ना वो आपके लिए हो जाएगी रिलेवेंट। और इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दे रखा है गलत, इंस्टीट्यूट ने कमिटेड कॉस्ट को कह रखा है कि कमिटेड कॉस्ट रिलेवेंट है साहब। मैंने कहा नहीं जी नहीं, इतनी गलती मत करो आप। तो कैश कॉस्ट विल बी योर रिलेवेंट कॉस्ट, तो आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 आपका आंसर हो जाएगा डी, कैश कॉस्ट। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दी, अब आपके पास ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? जब हम लोग एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करते हैं तो उसके कारण से आपको जो दूसरा आपके लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उससे जो प्रॉफिट है, अगर वो आपको छोड़ना पड़ रहा है
तो वो जो प्रॉफिट है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो प्रॉफिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक थोड़ी सी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, किसकी कॉस्ट होगा? लॉस्ट बिजनेस। आंसर है यस। अगर आपने कोई भी बिजनेस लॉस किया है तो उसकी कॉस्ट। अनप्लैंड न्यू बिजनेस, नहीं जी नहीं, कोई अनप्लैंड वाला केस नहीं है। ऑब्टेनिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ना जी ये भी नहीं है। एक आता है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें नेक्स्ट बेस्ट जो भी आपका ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन था वो, उसकी जो कॉस्ट है वो। तो अब पॉइंट आता है सर यहां पर, तो ये 2 आंसर हो गए। अब क्या करें? अब ऐसे केस में क्या करें सर? अगर ऐसे केस अगर हमारे को एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम क्या करें सर? हमारे को क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? देखो वैसे तो मैं आपको बात करूं दोनों ही आंसर करेक्ट है, बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंस्टीट्यूट ने जो आंसर आपके लिए अडॉप्ट किया है वो है लॉस्ट बिजनेस। तो आपके लिए अगर इंस्टीट्यूट ने लॉस्ट बिजनेस ऑप्ट किया है तो आप लॉस्ट बिजनेस पे जाएं, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्चुअली आंसर दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो कॉस्ट होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, और या इसके एवज में आपने कोई दूसरा बिजनेस का लॉस किया है तो वो आपका लॉस्ट बिजनेस भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, आइए इन ए प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का मतलब सर वही ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जिसे हम की फैक्टर के नाम से मैं पढ़ाता हूं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर इन ऑर्डर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? तो क्वेश्चन बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज यूज टू मेक द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपके लिए स्केयर है, जस्ट मीन जिसकी आपकी अवेलेबिलिटी कम है, उसके बेसिस पर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसके बेसिस पर आप मैक्सिमाइज करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर करेंगे, प्रोडक्ट यूनिट सेलिंग प्राइस के बेसिस पर करेंगे। आंसर है नो सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पर नहीं करेंगे। अगर हाँ कर सकते थे अगर आपकी यूनिट्स ही लिमिटेड फैक्टर होती तो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेंगे हम, तो यहां पर डिसीजन लेंगे तो किसके ऊपर? आपको याद है की फैक्टर में हम लोग रैंक निकालते हैं, और रैंक कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है वो हम लोग माइनस करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर ए। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। डिसीजन मेकिंग कंसर्न विद, ऑब्वियस सी बात है डिसीजन मेकिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। कभी आप ऐसे कह सकते हो क्या आज के 5 साल पहले मैं ये डिसीजन लूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं आने वाले चीज के लिए ये डिसीजन लूंगा। आज अगर मैं आपको ये बोलूं आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो क्या? मैं क्लास 10th में मुझे 80% लानी है, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है? अरे भाई क्लास 10th आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, आप फोकस करो आपके आने वाले अगले एग्जाम में। सीएमए इंटर का दे रहे हो तो इंटर का, फाइनल का दे रहे हो फाइनल का। तो आपका डिसीजन हमेशा फ्यूचर को लेकर के होगा। ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करती है? अब आपको पता है लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हो गया भैया आप बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली सेफ है। अब सेफ है तो ओवर कैपिटलाइजेशन, ना जी ना, ज्यादा कैपिटल का मतलब थोड़ी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब तो क्या है? बेसिकली आप बिल्कुल सेफ है। द साउंडनेस ऑफ बिजनेस, बिल्कुल करेक्ट है। ओवर प्रोडक्शन, ना जी ना, प्रोडक्शन का ज्यादा होना मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी होता है। और नन ऑफ दी अबव, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? चलिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, क्लियरली समझ में आता है सर? देखो सेल्स में से फिक्स कॉस्ट लेस हुआ और प्रॉफिट लेस हुआ, इससे तो सर वेरिएबल कॉस्ट आता है, क्योंकि सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट भी लेस कर दिया और प्रॉफिट भी लेस कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। प्रॉफिट में वेरिएबल कॉस्ट आप ऐड कर दोगे तो भाई साहब इससे तो क्या आएगा पता ही नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट में लॉस को लेस कर दोगे, ये होगा आपका आंसर। करेक्ट कर देता हूं कैसे? लेट्स से 1 लाख की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट आई से 60,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर? 40,000। आपकी सपोज से फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, तो आपको क्या होगा? लॉस हो जाएगा सर। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है 50,000, कंट्रीब्यूशन है आपका 40,000, तो आपको लॉस हो जाएगा 10,000 का, तो 10,000 का होगा लॉस। अब आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा साहब? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए कुछ नहीं करना, 50,000 में से आपको लॉस को लेस कर देना है। तो लॉस हुआ था 10,000 का, 50,000 में से 10,000 लेस करोगे तो 40,000 आ जाएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अगेन क्वेश्चन सेम आ गया, मार्जिनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था, बस ये केवल नाम चेंज कर करके पूछते रहेंगे, बात खत्म। नेक्स्ट,
किट्टी लिमिटेड मेक ए स्पेशल गैजेट फॉर द कार इट मैन्युफैक्चर। एक स्पेशल गैजेट बनाती है कोई कंपनी, जो भी अपनी कंपनी कार बना रही है उसके लिए। द मशीन फॉर द गैजेट वर्क टू फुल कैपेसिटी, जो मशीन है ना वो फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है। एंड इनकर्स 15 लाख एंड 40 लाख रेस्पेक्टिवली एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, मतलब कि 15 लाख की वेरिएबल कॉस्ट और 40 लाख की फिक्स कॉस्ट। आपको पता है फिक्स कॉस्ट जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता तब तक हम लोग क्या मानते हैं, इरेलेवेंट। इफ ऑल गैजेट्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, अगर हम ये गैजेट्स को आउटसाइड सप्लायर से परचेज कर लें, द मशीन कुड बी यूज टू प्रोड्यूस अदर आइटम, तो हम लोग इस मशीन को किसी दूसरे आइटम को बनाने में यूज ले लेंगे। विच वुड अर्न ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 25 लाख, और इससे क्या होगा, 25 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो जाएगा। What is the maximum price that Kitty Limited should be willing to pay to the outside supplier for the gadget? Assume करो there is no change in fixed cost, तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो ये तो हो गई इररिलेवेंट। अब ध्यान से सुनो, अगर ये जो कंपनी है ये अगर गैजेट खुद बनाती है तो क्या होगा सर, 15 लाख तो इनके वेरिएबल कॉस्ट में लग जाएंगे, प्लस ये गैजेट बाहर से खरीदते हैं। ये गैजेट अगर बाहर से खरीदते हैं तो इनको क्या होगा, इनकी मशीन हो जाएगी रिलीज्ड, मशीन रिलीज हो जाएगी और वो मशीन को ये और कहीं यूज करेंगे, उससे ये कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं 25 लाख रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये घर में बनाएंगे तो ये क्या होगा, 25 लाख का जो ये प्रॉफिट अर्न कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो 25 लाख का प्रॉफिट जो ये अर्न कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो 25 लाख इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दैट मीन्स 40 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो साहब, जो हमारे लिए कॉस्ट पड़ रही है 40 लाख, तो आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, आपका कॉन्सेप्ट भी जान लेगा इंस्टीट्यूट, और यहां पर कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग भी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, सिंपल है सर, फिक्स कॉस्ट आपका दोनों जगह पर कोई चेंज नहीं है, तो भैया फिक्स कॉस्ट आपके लिए हो जाएगा इररिलेवेंट। 15 लाख की आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, प्लस 25 लाख जो आप कमा सकते थे, अगर आप लोग बाहर से परचेज करते हो तो बाहर से परचेज करोगे तो आप 25 लाख कमाओगे, तो आप 25 लाख कमाओगे, 15 लाख की आपकी वेरिएबल कॉस्ट सेव कर पाओगे, तो अल्टीमेटली आप 40 लाख बचा पाओगे अगर आप बाहर से खरीदते हो तो 40 लाख आप कह रहे हैं हमारे 40 लाख बच रहे हैं, तुमको दे देंगे बस, तो मैक्सिमम अमाउंट। द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम 2 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड, बताने की जरूरत नहीं, डिफरेंशियल कॉस्ट। ये लीजिए, 2 अलग अलग लेवल पर टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस होता है स्टॉक के वैल्यूएशन से। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हेन देयर इज नो ओपनिंग और नो क्लोजिंग स्टॉक, ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो भैया इक्वल टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो जाएगा। तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोथ विल बी सेम। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस आता ही स्टॉक के वैल्यूएशन से है, और जब ना स्टॉक है तो वैल्यूएशन कहां से आएगा, खत्म। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, आपको ब्रेक इवन पॉइंट रिड्यूस कर सकते हो, कैसे? सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके। चेक कर लेते हैं, सपोज से आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, आपके पास सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन होगा 50। तो इस केस में अगर आपका बीपी बात करें तो बीपी आएगा इस केस में आपके पास 1 लाख डिवाइडेड बाई 50, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50, तो इस केस में आपका बीपी हो जाएगा 2000 का। क्वेश्चन कहता है अगर आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हो तो भैया इंक्रीज कैसे? सपोज से मैंने इंक्रीज कर दिया और मैंने इसको इंक्रीज करके कर दिया 150। अब 150 कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं है, तो 50 का 50 माइनस करेंगे तो आएगा 100। अब इस केस में 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो ये आएगा आपका 1000। तो भैया आपने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, क्या रिड्यूस हो रहा है? यस सर, 2000 से 1000 हो गया, तो इसका आंसर ए ही आएगा। वेरिएबल कॉस्ट में रिड्यूस करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? करके देख लो, दोनों जगह पर 100 रुपए रख के देख लो, ये भी 100 ये भी 100, 50 की जगह इसको कर दो 30, 50 की जगह इसको कर दो 30, तो 50 की जगह आपने इसको 30 करा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 70। तो 1 लाख में 70 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा सर? 1 लाख डिवाइडेड बाई 70 तो आएगा सर 1428। तो आंसर है सर, इससे भी आपका रिड्यूस हो रहा है बीईपी, बिल्कुल सही है।
तीसरा क्वेश्चन कहता है रिड्यूस करो फिक्स कॉस्ट। तो भैया 50 रुपए थे, 1 लाख पर 50 के हिसाब से आपका आ रहा था 2000। सपोज से 1 लाख को रिड्यूस करके 50,000 कर दिया, तो 50,000 पे डिवाइड बाय 50 करोगे तो आएगा 1000। तो सर इससे भी रिड्यूस हो रहा है, तो भाई साहब आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है कि कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नोन एज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पर कॉस्ट बिहेवियर मतलब आपको पता है हम एज पर बिहेवियर कॉस्ट को दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब ये बांटने का काम क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता है? नो। प्रोसेस कॉस्टिंग करता है? नो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करता है? नो जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो खुद टोटल कॉस्ट पे चलता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इसको बाइफिकेट करता है कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो इसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाती है और फिक्स कॉस्ट को हम पीरियोडिकल कॉस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। Which of the following is correct valuation base for finished goods valuation stock for बैलेंस शीट पर्पज? अब भाई साहब अगर आपको बैलेंस शीट के पर्पज से करना है तो भैया कुछ नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर तो आप मार्जिनल में कॉस्टिंग में करना, मार्जिनल कॉस्ट पर मार्जिनल कॉस्टिंग में करना, प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर आप लोग इसको करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर नहीं होगा। आप फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक को आप हमेशा प्रोडक्शन की कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करते हो, टोटल कॉस्ट पर नहीं। चाहो तो कॉस्ट शीट देख लेना भैया, कॉस्ट शीट से आपको अंदाजा लग जाएगा। कॉस्ट शीट में हम लोग प्रोडक्शन की कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या सही होगा कि टोटल सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट होती है? ना जी ना, टोटल सेल इज इक्वल टू ये नहीं होती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है क्या? भाई साहब आपको ब्रेक इवन पॉइंट पर, पहली बात तो ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको क्या है ना, प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो आपकी बात ही अराइज नहीं होती है। सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट? ना जी, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट आती है, सेल्स रेवेन्यू नहीं आता। और हाँ यस सर, अब आप ध्यान से सुनना, टोटल कॉस्ट में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास आएगा फिक्स कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट आपके किसके इक्वल होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन के इक्वल होना चाहिए, ना कि सेल्स रेवेन्यू के। अगर फिक्स कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू के इक्वल होने लग गया तो भाई साहब फिर तो आपको लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। फिर आता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यस, ये वाला पॉइंट पहले ही दे देते, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट इक्वल होगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक कंपनी मेंटेन करती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% करंट सेल पर और अर्न करती है 30 लाख रुपए पर एनम। 30 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है साहब। इफ कंपनी हैज ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, तो करंट सेल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो करंट सेल आपको निकालनी है और क्वेश्चन ने कहा कि आप 30 लाख रुपए पर एनम कमाते हो। अब आप देखो 30 लाख रुपए पर एनम आप कमाते हो और आप 40% के हिसाब से अगर मैं डिवाइड लगा देता हूं तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 40, तो आपके लिए 75 लाख आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और 75 लाख कितने परसेंट के बराबर है? सर 75 लाख बराबर है 25% के, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है। तो 75 डिवाइड बाय 25%, तो आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 25%, तो आंसर हो जाएगा 300 लाख। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। बी 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 खत्म। तो पॉइंट नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, तो आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सेल्स ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव मंथ 3,80,000, 4,20,000, कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 24,000, 40,000। देयर इज नो चेंज इन पीवी रेशियो, तो देयर इज नो चेंज इन पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट, तो पीवी रेशियो बताओ। तो बड़ा सिंपल है, चेंज इन सेल 40,000, चेंज इन प्रॉफिट 16,000, तो 16,000 डिवाइड बाय 40,000 40%, तो आंसर हो जाएगा बी, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। 47, द स्केयर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज की फैक्टर, तो आप उसको की फैक्टर के नाम से जानते हैं। लिंकिंग फैक्टर यस सर, प्रोडक्शन फैक्टर यस सर, तो फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों का आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए। नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट स्केयर फैक्टर है, तो स्केयर फैक्टर को तो हम लोग केवल की फैक्टर के नाम से जानते हैं। लिंकिंग फैक्टर तो आपके लिए कि कौन सी कॉस्ट को किससे लिंक कर रहे हैं। प्रोडक्शन फैक्टर के नाम का पॉइंट जो आएगा वो आपको प्रोडक्शन को लिंक करेगा, स्केयर फैक्टर को लिंक नहीं करेगा। तो स्केयर फैक्टर के लिए आंसर हो जाएगा ओनली की फैक्टर। ठीक है, चलिए। द कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए, ठीक है। मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट करता है जिसे वो 200 रुपए में बेचता है।
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स दैट मींस पीवी रेशियो 40% है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में जानना चाहता है तो बड़ा सिंपल से आ जाएगा, 200 को अगर आप 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपके लिए 80 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 80 हो जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा आपका 80 रुपए। तो 6 लाख में अगर आप 80 का डिवाइड लगाएंगे तो आपका यूनिट आ जाएगी 7500। तो आपको देखो अब इन्होंने रुपीज में दे रखे हैं, ये बेसिकली चारों आइटम रुपीज में दे रखे हैं, जबकि आंसर रुपीज में नहीं यूनिट्स में पूछ रहा है। तो आंसर तो होगा ए, बस ये रुपीज के कॉलम हट जाएंगे यहां से, रुपीज हटेगा यहां से, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका ये हट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा ए। तो 7500 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपके लिए 7500 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का रहेगा 49। इन 2 कंसेक्यूटिव पीरियड सेल्स और प्रॉफिट 160 और 8, 180 और ये तो, और क्वेश्चन बोलता है कोई चेंज नहीं है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ सेल्स आर 2 लाख। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जानना चाहता है कि आपको देखो सबसे पहले तो पीवी रेशियो निकालो। चेंज इन सेल सर 160 और 180 तो 20,000 का डिफरेंस है। चेंज इन प्रॉफिट सर 8,000 और 14,000 तो 6,000 का, तो 6 डिवाइड बाय 20 तो आपका 30% तो हो गया आपका पीवी रेशियो। क्वेश्चन बोलता है देन व्हाट वुड बी प्रॉफिट अगर सेल आपकी 2 लाख है तो आपकी सेल 2 लाख है तो उसके लिए आपका प्रॉफिट क्या होगा। अब प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा सर, मुझे पता है 2 लाख की सेल को अगर मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन मेरे पास फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं। अब फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा आप देखिए यहां पर अगर मैं 1,60,000 को 30% से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 48,000। आप ध्यान से देखिए 48,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है और 8,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 40,000। तो 2 लाख का 30% 60,000, 60,000 में से आपने 40,000 की फिक्स कॉस्ट है तो आपके पास आ जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। तो आंसर हो जाएगा 49 का सी। 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। चलो जी 50 के ऊपर चलते हैं। द कॉस्ट पर यूनिट फैक्ट्री में आपको 160 रुपए, 75% वेरिएबल है। When the production is 10,000, जब प्रोडक्शन 10,000 यूनिट का था तो 160 रुपए थे आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट थी 160 जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 75%, दैट मीन्स 120, और फिक्स कॉस्ट है आपकी 25%, दैट मीन्स 40। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया हो, जब भी आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया हो तो उसको इमीडिएटली आप क्या कर दीजिएगा, टोटल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 40 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 40 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट। 4 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 25% तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी होगी। अब आप ध्यान से देखो, आपको फिक्स कॉस्ट हो गई 4 लाख। कैसे निकाला सर, 40 रुपए पर यूनिट था 10,000 पर, तो टोटल आपका 4 लाख। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपकी 4 लाख ही रहेगी चाहे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज ही क्यों ना हो रहा हो। तो प्रोडक्शन आपका 25% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो 4 लाख थी वो 4 की 4 लाख ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 120, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे सर, 25% अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो 10,000 का 25% अगर इंक्रीज करते हो तो रिवाइज्ड यूनिट हो जाएगी 12,500। अब 12,500 को आप 120 से मल्टीप्लाई करो तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 120 तो आ जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 4 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 19 लाख। और ये 19 लाख कॉस्ट कितनी यूनिट्स की है सर, 12,500 की, तो डिवाइड कर दोगे 12,500 से तो 152 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। वापस से सुन लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बड़ा सिंपल सा किया, मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था पर यूनिट में जो कॉस्ट दी हुई थी उसको बाइफर्केट किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दोनों में मैंने उसको बाइफर्केट किया, एंड उनको जब मैंने बाइफर्केट किया तो उनसे मेरे पास आ गया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आया मेरे पास 40 रुपए। अब आपको पता है जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में आता है तो जिस लेवल पर वो कैलकुलेट किया जाता है उससे आपको मल्टीप्लाई करके आपको टोटल फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपए इमीडिएटली निकाल देना है।
अब आपको पता है 4 लाख फिक्स कॉस्ट है, 120 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। आपको पता है यूनिट्स के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, 120 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 10,000 में 25% से इंक्रीज होगा तो 12,500 यूनिट हो जाएगी। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12,500, ये तो हो जाएगी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर देंगे 4 लाख, तो ये हो जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट, और इसमें डिवाइड लगा दोगे 12,500 का, तो आ जाएगा 152 रुपए पर यूनिट। ये हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। 50 क्वेश्चन हो गए हैं और पूरे 1 घंटा लगा है, तो इसका मतलब 120 क्वेश्चन को करने में हमको पूरे 2-2.5 घंटे लगेंगे। बहुत ही बढ़िया। चलो, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट 5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2 रुपए हो गया। फिक्स कॉस्ट 10,000, तो बीपी चाहिए, तो 10,000 डिवाइड बाय 2, तो 5,000 विल बी करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, फटाफट से हो गया। ब्रेक इवन सेल 60% है करंट सेल की, और प्रॉफिट आपका 60,000 है, तो देन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, आपको मैंने हमेशा से बताया कि आपकी कंट्रीब्यूशन को 2 भागों में बांटता है, और वो है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। उसी तरीके से सेल को 2 भागों में बांटता है, ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो रेशियो होता है वही फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये मैं आपको क्लास में समझा चुका हूं। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो मेरे को प्रॉफिट दे रखा है 60,000 और ब्रेक इवन सेल है 40%। अब मुझे इससे क्लियरली समझ में आता है कि अगर मेरा ब्रेक इवन सेल 40% है, सॉरी 60% है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी क्या होगी 40%। तो अगर ये रेशियो है तो यही रेशियो आपका यहां पर भी होगा, फिक्स कॉस्ट 60 और ये 40। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको प्रॉफिट दे रखा है 60,000, तो 60,000 का प्रॉफिट है जो कि है आपके 40% के बराबर, और आपको पता है इन दोनों का टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का टोटल होता है कंट्रीब्यूशन। तो अल्टीमेटली आप 60,000 में अगर आप 40% का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1,50,000। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो है 60,000 और वो मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के परसेंटेज के इक्वल होता है, तो अकॉर्डिंगली मैंने उस वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर दिया। चलो, ए प्रोडक्शन प्रोसेस हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइदर 4,000 यूनिट ऑफ ए, 3,500 यूनिट ऑफ बी और 5,000 यूनिट ऑफ सी। मतलब कि या तो वो 4,000 यूनिट ए की बनाएगा, या वो 3,500 यूनिट आपके बी की बनाएगा, या वो 5,000 यूनिट सी की बनाएगा। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी मेड, केवल एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10, 11, 8, 10, 11, 8। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए क्या होगा। अब ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी सर, सिंपल है, जो बी और सी दोनों में से। अब देखो ए को हमने क्या किया, 40,000 का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, बी की बात करें तो 38,500, इधर की बात करें तो 40,000। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप ए को एक्सेप्ट करते हो तो ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपने फॉरगोन किया है उससे जो प्रॉफिट होता है वो। अब आपको तो क्लियरली नजर आ रहा है, आपने यहां पर बी को छोड़ा है और सी को छोड़ा है। अब अगर आप ए सेलेक्ट नहीं करते तो बी और सी में से किसको सेलेक्ट करते? सर हम सी को सेलेक्ट करते क्योंकि इसका 40,000 का कंट्रीब्यूशन है। तो आपके लिए वही 40,000 आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो 53 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए 40,000। उम्मीद करता हूं कि ये वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत का बात नहीं होगी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करेक्ट है, सेल में से बीईपी सेल करेक्ट है, टोटल सेल माइनस बीईपी सेल तो ये आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय टोटल सेल ये भी ठीक है। पीवी रेशियो से सेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आता है, प्रॉफिट आता है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका, व्हेन आर ओवरहेड वेरिएंस रिकॉर्डेड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वैसे क्वेश्चन है आप लोगों का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने ले लिया, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ओवरहेड वेरिएंस जो है ना वो रिकॉर्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर कब होता है? वो होता है आप लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड जब आप अप्लाई करते हैं WIP के ऊपर। तो आपका व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ WIP नहीं, व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू WIP यस। तो बी विल बी और करेक्ट आंसर। वैसे हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के MCQs में भी कवर अप करेंगे। ये इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये क्वेश्चन काट दीजिएगा, बोथ ए और बी आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग दोनों कहा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉमर्शियल एयरलाइन कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल। कॉमर्शियल एयरलाइन आपको पता है, इंडिगो वगैरह, इंडिगो, एयर इंडिया, ये जितने भी एयरलाइन कंपनियां हैं, एविएशन जितनी भी कंपनीज हैं, उनके लिए कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब आप देखो,
पायलट की सैलरी फिक्स होती है। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, अब ये क्या होता है ना, बेसिकली कंपनीज क्या होती हैं, जिन जिन कंपनी ने एयरक्राफ्ट बना रखे हैं उनसे वो लीज पे ले लेते हैं कि भैया हम आपके लिए चलाएंगे, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट, अब आपको पता है लीज का अमाउंट फिक्स होता है, अब फिक्स कॉस्ट के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी तो वो भी फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है। तो नन ऑफ दीज थ्री कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इन तीनों में से किसी को भी वेरिएबल का दर्जा नहीं दिया जा सकता। द बेसिक डिसीजन रूल ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्सेप्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ एडिशनल फिक्स कॉस्ट कैन बी कवर्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। ना जी ना, आपका एक स्पेशल ऑर्डर को आप एक्सेप्ट कब करोगे, जब वो स्पेशल ऑर्डर आपकी कम से कम आपकी जितनी भी एडिशनल कॉस्ट लग रही है उनको रिकवर कर जाए, केवल फिक्स कॉस्ट नहीं। एक्सेप्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड हो फिक्स कॉस्ट से, कि फिक्स कॉस्ट से एक्सीड हो, अच्छा फिक्स कॉस्ट से एक्सीड हो गया और वेरिएबल कॉस्ट का क्या, नहीं जी नहीं। एक्सेप्ट द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट, यस, अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिव होगा टू फिक्स कॉस्ट तो तब आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ये कि हाँ भैया मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट मेरी अगर 80,000 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम चल जाएगा, मेरे पास कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए। आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट तो इररिलेवेंट होती है, तो अल्टीमेटली मेरा टारगेट होगा कि मैं कंट्रीब्यूशन तो कमा लूं, दैट मींस मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो जाए कम से कम। व्हेन लेबर आर इज लिमिटिंग फैक्टर, अब अगर आपका लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है तो रैंकिंग किसके बेसिस पे होगी, अरे यार कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट। अब नॉट रिलेवेंट की वैल्यू की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट तो रिलेवेंट है, फिक्स कॉस्ट आपका नॉट रिलेवेंट में आएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस डेफिनेटली रिलेवेंट रहता है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डेफिनेटली रिलेवेंट है। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसे हम डिसीजन से अवॉइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट में चेंजेस अलाउड है, तो भैया इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी, तो बी विल बी और करेक्ट आंसर। आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ने बाय मिस्टेक इसमें अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को आंसर कर रखा है जो कि गलत है, ठीक है जी। चलो, पी कंपनी हैज एन ओवरऑल पीवी रेशियो 60% है, वेरिएबल कॉस्ट 20% है, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, तो बड़ा सिंपल है, अगर पीवी रेशियो 60 है तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा और 40 आपके 20 के बराबर है, तो 20 डिवाइडेड बाय 40% तो आ जाएगा 50 रुपए, तो आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कैलकुलेट कीजिएगा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट 50,000। 50,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है, तो चेंज इन प्रॉफिट 20,000, चेंज इन सेल 1 लाख, तो पीवी रेशो 20%, तो पीवी रेशो हो गया 20%। फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट आप किसी भी सेल पर निकाल लो, तो आपने फिक्स कॉस्ट निकाली, ये आ गया 20%, तो 2 लाख का 20% हो गया 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 40, प्रॉफिट 20, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 20,000, तो 20,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस 50,000 का प्रॉफिट चाहते हो, 70,000 डिवाइडेड बाय 20% का पीवी रेशो, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 20% तो 3.5 लाख विल बी और करेक्ट आंसर, तो ये आ गया बी, ये हो जाएगा आपका बी। तो उम्मीद करता हूं क्लियर है, ठीक है जी। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर 152 ही आएगा, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अवी लिमिटेड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ 200 लाख, अवी लिमिटेड का टर्नओवर है 200 लाख, एवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल रेशियो है 40%, दैट मीन्स 80 लाख का कंट्रीब्यूशन हो गया। इट मेक्स 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स 200 लाख का 10%, तो दैट मीन्स प्रॉफिट कमा रहे हो आप 20 लाख का, लेकिन बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹10 लाख एंड 15 लाख। आपने इसमें जो 10% चार्ज किया ना, उसमें आपका ना तो आपने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, ना ही आपने चार्ज किया इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अवी लिमिटेड। इस क्वेश्चन को भी अगेन आप स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 विल बी द स्टार मार्क क्वेश्चन, आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को, अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपकी सेल्स है 200 लाख, आपका पीवी रेशियो है 40%, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80 लाख। आपका प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा है कि प्रॉफिट जो है वो आपका आ रहा है और वो है 10% ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा 20 लाख। आप मुझे एक चीज बताओ,
आपका कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कुछ लेस होगी तो प्रॉफिट आएगा 20 लाख। इसका मतलब अदर फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? अदर फिक्स कॉस्ट आपकी 60 लाख रही होगी, तभी तो ये 20 लाख आया। और क्वेश्चन ने कहा इस 20 लाख में भी आपके वो कवर्ड नहीं है, इस 20 लाख में भी आपके जो 10 लाख रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो कवर नहीं है, और 15 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट है वो कवर नहीं है। तो 10 और 15 25 लाख आपकी कवर्ड नहीं है। तो इसका मतलब 60 लाख की तो ये और 25 लाख की अदर फिक्स कॉस्ट। तो ऐसे मिला करके आपका टोटल 85 लाख विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए विल बी योर आंसर। तो अकॉर्डिंगली ये ए आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये सेम एज इट इज क्वेश्चन इंस्टीट्यूट मल्टीपल टाइम ना सिर्फ इंटर में बल्कि फाइनल में भी पूछ चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये 85 लाख कैसे आया। ठीक है। लाइकवाइज क्वेश्चन कहता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ RSTDM लिमिटेड। RSTDM का मतलब होता है रहना है तेरे दिल में। तो रहना है तेरे दिल में लिमिटेड जो है, इसने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दे दी, मेकिंग की है 6000 यूनिट एंड इज 35,000। तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 6000 यूनिट पर तो है 35,000। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ मेकिंग 15,000 यूनिट के लिए है 69,000। मतलब कि आप 6000 यूनिट बनाए तो आपकी कॉस्ट आ रही है 35,000। वहीं आपने अगर 15,000 यूनिट बनाई तो आपकी कॉस्ट आ रही है 69,000। आपको पता है आपकी कॉस्ट इंक्रीज किसके कारण से होगी? डेफिनेटली केवल वेरिएबल कॉस्ट के कारण से। तो आपने अगर 9,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई तो आपकी कॉस्ट जो कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 69 माइनस 35, तो आपकी 34,000 की कॉस्ट आपकी एक्स्ट्रा हो गई। अब ये 34,000 किसके कारण से हुई? तो क्वेश्चन कहता है वंस दी प्रोडक्शन एक्सीड्स 10,000 यूनिट्स, जैसे ही प्रोडक्शन 10,000 यूनिट को क्रॉस करता है एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 7,000 आर इनकर्ड। 7,000 रुपए आपकी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये जो 34,000 इंक्रीज हुआ है ना, इस 34,000 के इंक्रीज में से 7,000 इंक्रीज तो इसके कारण से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिट हो गई 15,000। और आपको क्वेश्चन ने कहा जैसे ही 10,000 यूनिट को इंक्रीज कर देते हैं, हम 10,000 यूनिट को क्रॉस करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब 10,000 यूनिट तक तो आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन 10,000 को जैसे ही आप क्रॉस करोगे 7,000 से आपकी यूनिट की फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर हमारी जो यूनिट इंक्रीज हुई है वो है 9,000, लेकिन इस 9,000 में से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि टोटल इंक्रीज जो 34,000 है, इस 34,000 में से 7,000 का इंक्रीज तो है फिक्स्ड कॉस्ट के कारण से और बाकी बचा हुआ 27,000 इंक्रीज है वेरिएबल कॉस्ट के कारण से। तो क्या आप इससे बोल सकते हो कि 9,000 यूनिट इंक्रीज होने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट 27,000 से इंक्रीज हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हो गया आपका 3 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 3 रुपए आ रहा है। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि अगर आप 6,000 यूनिट पर हो तो 3 रुपए के हिसाब से आपकी 18,000 तो वेरिएबल कॉस्ट है और 35,000 है। तो इसका मतलब 18 और 35 का डिफरेंस किसके कारण से होगा? डेफिनेटली सर फिक्स कॉस्ट के कारण से होगा। तो 17,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है। मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ओ भाई साहब मेरे पास जगह नहीं है क्या? चलिए, क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि आप जब 6,000 यूनिट आप बनाते हैं तो आपकी उस टाइम पर कॉस्ट आती है 35,000। आप जब 15,000 यूनिट बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 69,000। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब आपकी चेंज इन कॉस्ट 34,000, चेंज इन यूनिट 9,000। बेसिक फंडामेंटल रूल क्या कहता है सर? आपकी कॉस्ट में जो भी चेंज आता है वो चेंज आता है वेरिएबल कॉस्ट के कारण से। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा जैसे ही आपकी यूनिट्स, जैसे ही आपकी प्रोडक्शन आपका 10,000 यूनिट को क्रॉस करेगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी 7,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर 7,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी तो क्या ये 15,000 वाला केस उसमें फॉल कर रहा है? आंसर है यस सर, उसमें फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 15,000 का मतलब हो गया आप 10,000 यूनिट को क्रॉस कर चुके हो। अब अगर आप 10,000 यूनिट को क्रॉस कर गए हो तो इसका मतलब इस 34,000 में से 7,000 रुपए तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट के कारण से इंक्रीज हुए हैं। तो अल्टीमेटली आपके 27,000 रुपए जो हैं वो आपके इंक्रीज हुए हैं वेरिएबल कॉस्ट के कारण से।
तो 27,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगी है 9,000 यूनिट के ऊपर। तो आपको पता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज फिक्स, तो ये होगा 3 रुपए। अब आप इसको किसी भी लेवल पर चेक कर लो, तो अल्टीमेटली अगर आप लेवल पर चेक करने जाते हो तो आप देखोगे कि 3 रुपए के हिसाब से अगर आप 6,000 पर कैलकुलेट करते हो तो आपकी 18,000 की वेरिएबल कॉस्ट होगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18,000, टोटल कॉस्ट 35,000, जिसमें से 18,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब 17,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी जब आप 10,000 से कम पर थे। अब आप चाहो तो यहां चेक कर लो, 15,000 में से 45,000 होगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45,000, और यहां पर डिफरेंस करोगे तो आएगा 24,000। इसका मतलब अगर आप 0 से लेकर के 10,000 यूनिट तक काम बनाते हो तो आपकी 17,000 की फिक्स कॉस्ट है, और 10,000 से ज्यादा के ऊपर आपकी फिक्स कॉस्ट 7,000 बढ़कर के ये 24,000 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन कहता है 12,000 यूनिट पर कॉस्ट बताओ, तो बिल्कुल आसानी से बता दोगे। 12,000 10,000 से ज्यादा पे आ रहा है, आंसर है यस। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो हो जाएगा 36,000, और 36,000 प्लस 24,000 तो आ जाएगा 60,000। तो आप जाकर के चेक करिए कि क्या 60,000 ऑप्शन आ रहा है क्या कोई किसी क्वेश्चन के पॉइंट में। तो आंसर है यस सर, 60,000 आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि पर यूनिट पूछी है। तो 60,000 तो टोटल है, डिवाइडेड बाय 12,000 कर दोगे तो 5 रुपए आ रहा है क्या, यस सर 5 रुपए तो आ रहा होगा। तो आप चेक कीजिए क्या 5 रुपए आंसर आ रहा है क्या, आंसर है यस सर, ये रहा सी। तो सी विल बी और करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा ना, उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या हो गया, ये जिनमान में क्या बदल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। M&A लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2013-14। 2013-14 में M&A लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ है 3 लाख, ठीक है। इफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइस आपको 80 और 100 रेस्पेक्टिवली दे रखी है, फाइंड आउट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप देखो 80 और 100, तो इसका मतलब हो गया 20 का कंट्रीब्यूशन। अब 20 का कंट्रीब्यूशन या 20% एक ही बात है। तो आपको चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 3 लाख में आप 20% का डिवाइड लगाएंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, तो आ जाएगा आपके पास 15 लाख। तो आंसर हो जाएगा ए। तो 66 में आपका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं क्लियर है। 66 का आंसर हो जाएगा ए, क्लियर। चलिए, आपको क्वेश्चन कहता है फैक्ट्री का रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 है 60% लेवल पर, जिसमें से 40% फिक्स्ड है। मतलब कि 1,60% की कैपेसिटी पर आपका टोटल खर्चा जो है वो है आपका 1,50,000, जिसका 40% फिक्स्ड है। मतलब कि फिक्स्ड तो हो गया आपके लिए 60,000 का, तो बाकी बचा हुआ 90,000 वेरिएबल। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कैपेसिटी लेवल 80% पर, मतलब कि जस्ट डबल लेवल पर। अब जस्ट डबल लेवल पर जो वेरिएबल पोर्शन है वो तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, तो 1,80,000, और फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगा 60,000। तो 1,80 प्लस 60 240, तो 240 तो आंसर ही नहीं है सर। 1,50 60, अच्छा ओके सॉरी, 1,50 60% लेवल पर है, तो 90 60% लेवल पर है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 60,000 तो 1,80, तो बी विल बी और करेक्ट आंसर। मेरे को लगा 40% है, ठीक है। तो 1,80,000 विल बी और करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 67 भी डन है। नेक्स्ट, सनशाइन लिमिटेड हैविंग ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ₹4 लाख मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 80,000 इफ इट्स फिक्स कॉस्ट 5 लाख, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ब्रेक इवन सेल पूछा है। आपको क्वेश्चन ने दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4 लाख की, जब आपका प्रॉफिट 80,000 है, तो क्लियरली समझ में आता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, उससे आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन ने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है जो कि है 4 लाख, प्रॉफिट है आपका 80,000। अब 80,000 में आप कितने % से डिवाइड लगेंगे कि 4 लाख आ जाए, तो भैया सिंपल से भी आता है, पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो आ जाएगा 20%। अब फिक्स कॉस्ट है 5 लाख, तो 20% का डिवाइड लगा देंगे, 5 लाख डिवाइड बाय 20%, तो आ जाएगा 25 लाख। तो बी विल बी और करेक्ट आंसर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 लाख की सेल है, फिक्स कॉस्ट 40,000 है, बीईपी 1,60,000 है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल है, कैसे सर, आपके पास देखिए फिक्स कॉस्ट है 40,000, बीईपी है 1,60,000। आपको पता है फिक्स कॉस्ट में जब मैं पीवी रेशियो का डिवाइड लगाता हूं तो बीईपी आता है, तो फिक्स कॉस्ट में बीईपी का डिवाइड लगाने से मेरे पास पीवी रेशियो भी तो आ सकता है। थोड़ा फास्टली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी ये चैप्टर मेरा पढ़ चुके होंगे, तभी तो आप कर रहे हैं। तो फिक्स कॉस्ट 40,000,
डिवाइडेड बाय बीईपी 1,60,000, तो आपके पास इसका 25% आपका आ चुका है पीवी रेशो। अब आपको पता है 2 लाख का 25%, दैट मीन्स 50,000 इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। 50,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप 40,000 के फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो आपके पास 10,000 का प्रॉफिट आएगा। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इफ बीपी इज 39 लाख एट 65% लेवल ऑफ सेल, मतलब कि आपको बीपी है 39 लाख जो कि है 65% लेवल ऑफ सेल, सेल का 65%। तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल सेल कितनी हो जाएगी सर? 39 लाख डिवाइड बाय 65%, तो टोटल सेल हो गई आपकी 60 लाख। अब 39 लाख अगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो टोटल सेल आपकी हो गई है 60 लाख, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी सर? बाकी बचा हुआ 21 लाख। 60 माइनस 39 तो 21 लाख। क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट अगर 8,40,000 है 100% लेवल पर, तो फाइंड आउट पीवी रेशो। तो पीवी रेशो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है सर। 8,40,000 में आपने पीवी रेशो का डिवाइड लगाया होगा तो आपके पास आएगा 21 लाख, दैट मीन्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशो निकालने के लिए क्या करो? 8,40,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख। तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख तो आ जाएगा आपका 40%। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 70 में हो जाएगा बी। डन। चलो जी। इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹40 एट 40% लेवल ऑफ कैपेसिटी, तो व्हाट शुड बी द फिक्स्ड कॉस्ट एट 180%? तो बड़ा सिंपल है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज सपोज से आप 40% लेवल पर 40,000 यूनिट बनाते हो। कितनी? 40,000 यूनिट। तो 40,000 यूनिट पर अगर आपका 40 रुपए के हिसाब से है तो इसका मतलब आपका 16 लाख रुपए का आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट 16 लाख है जब आप 40,000 यूनिट बनाते हो। तो पर यूनिट कितना आया सर? 40। अब क्वेश्चन कहता है 80% पे काम करोगे तो सर 80% पे करेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो 16 लाख की 16 लाख रहेगी, बस ये 40 लाख की जगह 40,000 की जगह 80,000 हो जाएगा। तो 16 लाख डिवाइड बाय 80,000 तो ये हो जाएगा 20। तो आंसर हो जाएगा 20। क्लियर है सर? क्या ऐसे हम अमाउंट मान के ही करें? नो, आपको अमाउंट मानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करें, आपके पास 40 रुपए आया था आपका 40% पर, 40 रुपए आया था 40% पर, तो आप इसको 40 को मल्टीप्लाई बाय 40 करें और डिवाइडेड बाय 80 कर दें। तो आप देखेंगे कि 1600 डिवाइडेड बाय 80 तो आपके पास ये आ जाएगा 20। तो ऐसे भी ये 20 आ जाएगा क्योंकि 40% पे है तो 100% आप 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय 80% कर दें तो आपका आ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज फिर आप वो एग्जाम्पल लेकर के भी कर सकते हैं। इन एक कंपनी इन 2015-16 सेल्स थी 40 लाख की एज कंपेयर टू 27 लाख इन 2014-15। मतलब कि कहीं पर पहले 27 लाख थी, अब आपकी 40 लाख हो गई। ठीक है। प्रॉफिट था 2,80,000 विच अमाउंट टू 35% ऑफ 2015-16। तो आपका 2015-16 के अमाउंट का 2014-15 में है 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 जो कि है इस वाले प्रॉफिट का 35%। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 35%। तो ये हो जाएगा आपका 2,80,000 डिवाइड बाय 35%। तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। क्वेश्चन ने कहा पीवी रेशो बताओ। अब बता दो दोनों में डिफरेंस कितना है सर? दोनों में डिफरेंस हो गया आपका 5,20,000 का डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल तो वो हो जाएगी 13 लाख। तो ये हो जाएगा 40%। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए 40%। बिल्कुल ठीक है क्या? यस सर। इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो आप लोग इसके आंसर को पीछे जाकर के बुक में सॉल्यूशन में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। चलो 73 कैलकुलेट कीजिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सेल्स दे रखा है 30 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 9 लाख और प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिलाकर के 15 लाख हो गए और ये क्या आपके कंट्रीब्यूशन के बराबर होते हैं? आंसर है यस। तो 15 लाख का कंट्रीब्यूशन है 30 लाख की सेल पर, तो क्या 50% का आपका पीवी रेशो मान लूं? आंसर है यस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करना है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट है आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय 50% तो आ जाएगा 12 लाख। तो आ जाएगा बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बी हो जाएगा आपका 73 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पीवी रेशो ऑफ पंकज लिमिटेड इज 50%। पंकज लिमिटेड का पीवी रेशो 50% है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। कंपनी सोल्ड करती है 500 यूनिट 5 लाख रुपए में। 500 यूनिट 5 लाख में, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 500 इसका मतलब सेलिंग प्राइस है 1,000 रुपए।
क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कीजिएगा बीईपी। अब बीईपी निकालना है। अरे भाई साहब सीधा ही बोल दो ना यार, बीईपी क्या, बीईपी कैसे निकालना है? बीईपी यूनिट्स में निकालना है। ओके निकाल देंगे। कैसे? आपने 5 लाख यूनिट 5 लाख रुपए में बेची है 500 यूनिट, तो इसका मतलब एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस हो गई 1000। अब सेलिंग प्राइस 1000, पीवी रेशियो है 50%, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा सर? 500। क्वेश्चन ने कहा बीईपी यूनिट्स में चाहिए। अब बीईपी यूनिट्स के लिए क्या चाहिएगा आपको? फिक्स्ड कॉस्ट चाहिएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आए सर? अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आए? आप देखो यहां पर 5 लाख रुपए का 40% तो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बाकी बचा हुआ 60% क्या होगा? बीईपी। तो 5 लाख का 60% कितना हो गया सर? 5 लाख का 60%। वैसे तो मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को इस क्वेश्चन में। देखिएगा कैसे, आपको 5 लाख रुपए में बेचा है 500 यूनिट, 5 लाख में बेचा है 500 यूनिट आप लोगों ने, तो इसमें क्या रहेगा? सिंपली 5 लाख था 500 यूनिट के लिए, तो 1000 रुपीज हो गई आप लोगों के लिए सेलिंग प्राइस। अब 1000 आपकी सेलिंग प्राइस है। आपको यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करना है बीपी यूनिट्स में। 5 लाख रुपए का 40% तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट मीन्स 2 लाख रुपए तो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन सेल कितना होगा? 3 लाख। आप देखिए 3 लाख अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सॉरी ब्रेक इवन सेल है रुपीज में, और आपको पता है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से आपके सेल्स वैल्यू आती है, तो यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहां पर क्या चाहिए? यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 1000 आपके पास है, सेल्स 3 लाख आपके पास है। 3 लाख में जैसे ही आप 1000 का डिवाइड लगाओगे तो 300 आ जाएगा, तो 300 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए। डन। नेक्स्ट, ए सैन मैन्युफैक्चर करता है एक सिंगल प्रोडक्ट विद ए सेलिंग प्राइस 16 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट आपको 48,000 है। क्वेश्चन कहता है पीवी रेशियो बताओ, तो भैया 6 में आप 16 का डिवाइड लगाएंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 16, तो 37.5। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें अब बाद में बोलता है कि सेलिंग प्राइस वही 16, वेरिएबल कॉस्ट 10, फिक्स कॉस्ट 48,000। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड ब्रेक इवन के लिए। तो आपको ब्रेक इवन के लिए क्या निकालना है? बड़ा सिंपल है सर, 48,000 में आप 6 रुपए डिवाइड लगा दो तो आपके पास 8000 आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम विद द सेम फिगर। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्व करनी है 30,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो 48,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 78,000 में आप 6 का डिवाइड लगाओगे तो 78,000 डिवाइडेड बाई 6 तो आ जाएगा 13,000। और ये लीजिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल। आपको ब्रेक इवन सेल निकालनी है। 9 लाख रुपए है, 40% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 9 लाख का 40% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो 60% ब्रेक इवन सेल, तो 9 लाख मल्टीप्लाई 60%, तो 5,40,000 विल बी करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट करो फिक्स कॉस्ट। 9 लाख है, इसका फिक्स कॉस्ट आपको पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर 9 लाख रुपए दे रखे हैं। 9 लाख रुपए में का 40% मतलब कि 3,60,000 तो हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बाकी बचा हुआ जो है वो 5,40,000 हो गया आपका फिक्स कॉस्ट, सॉरी ब्रेक इवन सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और आपका ब्रेक इवन सेल है। आपको पता है ब्रेक इवन सेल कैसे आता है? फिक्स्ड कॉस्ट में पीवी रेशियो का डिवाइड लगा के। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आप पीवी रेशियो का डिवाइड लगाते हो जो कि है 2/3 का मतलब हो गया 66.67%, तो फिक्स कॉस्ट में आप 0.666666 का डिवाइड लगाते हो तो आपके पास आता है 5,40,000। तो अल्टीमेटली क्या मेरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट का ये हो सकता है क्या? ब्रेक इवन सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5,40,000 को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा 3,60,000 फॉर योर फिक्स कॉस्ट। तो 79 का आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए 3,60,000, जो कि हो जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000। डन। सेल्स 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, पीवी रेशियो 2/3। तो अर्न करना है अगर 3 लाख का प्रॉफिट तो कैसे होगा? तो 3 लाख का प्रॉफिट अभी अभी हमने फिक्स कॉस्ट निकाली है ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो 3,60,000 फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कमाना है 3 लाख, क्योंकि फिगर सेम है दोनों के, डिवाइडेड बाय आपका पीवी रेशियो जो कि कितना है 2/3 मतलब कि 66.667%। तो इन शॉर्ट 3 लाख
प्लस 3,60,000 डिवाइडेड बाय 66.666666% तो आ जाएगा 9,90,000। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 80 में हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इफ द टोटल कॉस्ट 1000 इज 60,000, अगर 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट 60,000 है और 1001 यूनिट की 60,400 है, देन इंक्रीज ऑफ 400 इन द टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है एक एक्स्ट्रा यूनिट के आने से या एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो बिना देखे बिना सोचे समझे पॉइंट नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए कौन सा करेक्ट है? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, ना जी वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो आपको इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? आपका यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने बोला मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। अब इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं दोस्तों? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्ट। और आपके लिए अगर इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात करूं तो जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग है वो प्रोसेस की कॉस्ट बताता है, जॉब कॉस्टिंग है वो जॉब की कॉस्ट बताता है, आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बताता है। दैट वाज द इंडिपेंडेंट कॉस्टिंग। तो क्या मार्जिनल कॉस्टिंग कोई किसी मार्जिन की कॉस्ट बताता है? आंसर है नो। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग एक इंडिपेंडेंट कॉस्टिंग नहीं है। दूसरा, एंड द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग आर डिवाइडेड इनटू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल, कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स दोनों भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट आंसर है। तो बोथ बी एंड सी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कॉस्टिंग मेथड वेयर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर एडेड टू इन्वेंट्री। जब आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, बिना देखे बिना जो से समझे, ऑप्शन देखना ही नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आप चेक करो 83 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहां दे रखा है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट गेट एडेड, ना जी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में अगर ऐड करने से अगर आने लग गया तो हो गया काम। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करना है। द टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग गेट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल, ना जी सेल्स में से अगर मार्जिनल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है, प्रॉफिट नहीं आता। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट गेट एडेड टू टोटल सेल्स रेवेन्यू। आपके टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है, टोटल सेल्स रेवेन्यू से आता है क्या? आंसर है नो। तो आपको यहां पर क्या चाहिए? वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, अब यहां पर सर इसमें तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है सर इसका आंसर तो वैसे तो नन ऑफ द अबव हो जाए सर, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी आ रहा है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका इंस्टीट्यूट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन को भी उसके प्रॉफिट से ही लिंक करता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इसका आंसर दिया आपका बी। और बी में क्या दिया? टोटल मार्जिनल कॉस्ट गेट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल्स, मतलब कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो। अब हम लोग सब लोग जानते हैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन आता है और इंस्टीट्यूट उसको प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मानता है। वैसे टेक्निकली प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट को लेस करोगे तो आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इस जगह पर नन ऑफ द अबव नहीं माना इसको मार्जिनल कॉस्ट गेट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेल्स रेवेन्यू, इसी को मार्जिनल का प्रॉफिट माना। ठीक है जी, तो आइए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग assumption आर मेड while कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालते समय क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट को कांस्टेंट मानना है, बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, बिल्कुल। ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर, बिल्कुल। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्टली एप्लीकेबल थे मार्जिनल कॉस्टिंग पर, तो ये हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिनल तो भाई साहब बोलने की जरूरत नहीं है, मार्जिन इनकम वैसे काट दो, सेम है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द टर्म कंट्रीब्यूशन का रेफर करने का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट, ना जी उसको तो प्रॉफिट बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स रेजिंग कैपिटल, ये कौन सा आ गया भाई साहब? ये तो ऑप्शन में नहीं है और ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए आपका 87 का आंसर ए हो जाएगा। Which of the following technique of the cost differentiating between fixed and variable? फिक्स्ड और वेरिएबल में कौन डिफरेंशिएट करता है? मार्जिनल कॉस्ट, खत्म। तो पॉइंट नंबर 88 भी आपका हो गया डन। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में आपको क्या मानना है? पीरियडिकल कॉस्ट मानना है, खत्म। पीरियडिकल कॉस्ट मानते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को आप प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, लो जी प्रोडक्ट कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल कैन बी इंप्रूव्ड। इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप वेरिएबल कॉस्ट को लोअर करके कर सकते हो क्या? चेक कर लेते।
अब आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप कम करोगे तो उससे क्या होगा सर, उससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज होगा। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज होगा, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट से कम करने से आपको क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आप लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोअर कर दो फिक्स कॉस्ट, अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट में कमी करोगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कमी करोगे तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा, और सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली ब्रेक इवन सेल्स तो एक लेवल पर है, उसके बाद की जितनी भी सेल करोगे सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाएगी। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिनल कॉस्टिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे इंप्रूव करोगे, देखो फिक्स कॉस्ट को लोअर करने से ना जी, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने से हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करने से ना जी, नन ऑफ द अबव ना जी, तो आंसर हो जाएगा बी। सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने से पीवी रेशियो बढ़ सकता है, सिंपल सी चीज है, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, 50 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 50, तो पीवी रेशियो 50%। अगर आपने सेल को इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करके 150 कर दिया तो ये इसमें से 50 लेस होगा तो बच गया 100, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाय 150, तो ये हो जाएगा 66%। तो आप देखो इंप्रूव हुआ ना, सेलिंग प्राइस के इंक्रीज करने से इंप्रूव होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक को वैल्यू किस पर करते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट पर, खत्म। टोटल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, आप उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। प्रॉफिट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे उसको आप लोग, क्लियर है। कॉस्ट दैट डज नॉट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट, जो यूनिट के चेंज होने से चेंज नहीं हो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी, क्लियर है। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है सर, प्रॉपर्टी टैक्सेस, रेंट, इंश्योरेंस, सारे के सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है सर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड है, सैलरी वेजेस तो फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स्ड है, तो सर केवल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो वो आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग माना जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग इज कॉल्ड, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, यहां मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग तो बोलेंगे ही ना, इस जगह पे कोई दूसरा नाम लेना चाहिए था इनको, तो आंसर आएगा वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है। What is the opportunity cost of making the component part in factory give no alternative use, अब जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जीरो, सिंपल। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन का नाम मार्जिनल इनकम होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको ध्यान से देखना है। अनअवॉइडेबल, अब अनअवॉइडेबल अगर कोई चीज होगी तो वो तो रिलेवेंट होगी क्या, आंसर है नो। कॉस्ट अगर अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसको हम डिसीजन लेकर के अवॉइड कर सकते हैं। मतलब सपोज से कोई खर्चा है, उसको मैं अगर मैं चाहूं, आज सपोज से मुझे गोवा जाना है, 20,000 रुपए लगेंगे, वैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, गोवा जाएंगे तो 1 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, लेकिन सोचा कि 20,000 लगेंगे। अगर मैं गोवा जाऊंगा तो 20,000 लगेंगे, गोवा नहीं जाऊंगा नहीं लगेंगे, अवॉइडेबल सिचुएशन है। तो क्या ये मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है कि मुझे गोवा जाऊं कि ना जाऊं, आंसर है यस, रिलेवेंट है। लेकिन मुझे सोच के बताओ, अगर मैं मेरे ऊपर बात करता हूं, आज सपोज से मेरे मोबाइल का रिचार्ज है, उसमें 700 रुपए पर मंथ का खर्चा लगता है, क्या मैं गोवा जाऊंगा तो भी मुझे ये 700 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा? मैं गोवा नहीं जाऊंगा, यहां पर रहूंगा तो भी मेरे को मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो ये क्या है, अनअवॉइडेबल। अब दोस्तों जब कोई खर्चा अनअवॉइडेबल होता है तो आपके डिसीजन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अनअवॉइडेबल वाला तो इररिलेवेंट हो गए, तो अनअवॉइडेबल वाले तो ऑप्शन हटा दो। अब आ जाओ बाकी बचे हुए 2 पर, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, फ्यूचर, फ्यूचर, बिल्कुल रिलेवेंट कॉस्टिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है। एक होती है मेजर्ड बाय कैश, वो सारी कॉस्ट जिसको हम कैश में मेजर कर सकें, और एक होती है जो हमें, जिसे हम लोग प्रॉफिट में मेजर कर सकें। तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, तो अगर उसको आप प्रॉफिट से मेजर कर सकते हो तो वो आपके लिए रहेगा, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। ठीक है जी, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? नॉन कैश कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट,
नॉन कैश कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट। नॉन कैश कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट होगी क्या? नेवर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट, यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट होगी। संक कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट, ना जी, संक कॉस्ट आर ऑलवेज इररिलेवेंट। कमिटेड कॉस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट, ना जी, इररिलेवेंट होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन अ कंपनीज रिकॉर्ड बुक सिस्टम। तो नीचे जो भी कॉस्टिंग, जो भी नीचे कॉस्ट की डिटेल दे रखी है, उनमें से कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसे हम लोग हमारे रिकॉर्ड बुक कीपिंग में नहीं लेते हैं? अब आपको पता है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट अगर कोई है, कोई भी कॉस्ट है जो कि अनएक्सपायर्ड है, मतलब कि उसके अंदर कॉस्ट अभी भी लग रही है। कोई एक्सपायर्ड कॉस्ट है वो भी बुक हुई हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी बुक होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग बुक नहीं करते हैं आपके रिकॉर्ड बुक कीपिंग के अंदर, क्योंकि वो आपके एक कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड बुक कीपिंग के अंदर, आपको पता है वहां अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगता है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल नेवर बी काउंटेड इन अकाउंट्स। तो फिक्स कॉस्ट इज रिलेवेंट इफ इट इज अवॉइडेबल। तो आपके लिए अगर फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है ना तो वो रिलेवेंट हो जाएगी, अदरवाइज तो वो आपके लिए इररिलेवेंट ही होगी। PQR मैन्युफैक्चर करता है सिंगल प्रोडक्ट जिसे वो 40 रुपए में बेचता है, फिक्स कॉस्ट उसकी 60,000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल रेशो 40%, तो 40 का 40 मतलब कि 16 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन। PQR का ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना आएगा? तो 60,000 डिवाइडेड बाय 16 रुपए, तो आ जाएगा आपका 60,000 डिवाइडेड बाय 16, तो आ जाएगा 3750। तो 3750 सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको दे रखा है 1,60,000, फिक्स कॉस्ट है 48,000। 48,000 है 1,60,000 पर, तो हम क्लियरली कह सकते हैं 30% आपका पीवी रेशियो है। वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, पीवी रेशियो कितना होगा? तो पीवी रेशियो 30% हो गया। ये लीजिए, इसमें वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल देने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ए जनरेट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%, फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ए पर है 60,000, सेल्स रेवेन्यू कितना चाहिएगा? 15,000 के प्रॉफिट के लिए, तो कुछ नहीं करना, 60,000 प्लस 15,000, तो 60,000 का फिक्स कॉस्ट प्लस 15,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट, तो 75,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, डिवाइड बाय 40%, तो आ जाएगा 1,87,500। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 109 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज है, तो आप इसको काट देंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 38 है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर 40 लाख आएगा। देन आपका ये हो गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है जी प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट बनाता है EFGH यूजिंग सेम रॉ मटेरियल। इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ EFGH आपको दे रखा है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 7 किलो, मतलब कि इसमें लगेगा 1 किलो, इसमें लगेगा 2 किलो, इसमें लगेगा 5 किलो, इसमें लगेगा 7 किलो। प्रोडक्ट वाइज सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट का डेटा दे रखा है, तो आपको सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 50। अज्यूम करो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर है, तो करेक्ट रैंकिंग क्या होगी? तो रैंकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन पहले, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। 100 माइनस 50 तो आ जाएगा 50, 150 माइनस 70 तो आ जाएगा 80, 200 माइनस 100 तो आ जाएगा 100, 300 माइनस 125 तो आ जाएगा 175। और अब आपको इसमें से डिवाइड लगा देना है आपके मटेरियल का कि एक यूनिट को बनाने में कितने क्वांटिटी लगेगी। 50 डिवाइड बाय 1 तो 50, 80 डिवाइड बाय 2 तो 40, 100 डिवाइड बाय 5 तो आ जाएगा 20, 175 डिवाइड बाय 7, 175 डिवाइड बाय 7 तो आ जाएगा 25। रैंक की बात करें तो रैंक आ जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि EFHG, EFHG ये है बी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सिंपल, जैसे हम लोग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाले चैप्टर में करते हैं, सेम वैसे। X Limited has 1,000 units of an obsolete item which are carried in inventory at original price 50,000। कोई obsolete मटेरियल है 1,000 यूनिट का और वो आपके यहां पर पड़ा है, उसकी ओरिजिनल प्राइस 50,000 है। ओरिजिनल प्राइस ऑलवेज संक कॉस्ट, बुक वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, संक कॉस्ट है। इफ दीज आइटम आर रीवर्क्ड फॉर 20,000 दे कैन बी सोल्ड फॉर 36,000। अगर इन आइटम को हम रिवर्क करें, तो हम लोग इस आइटम को रिवर्क करते हैं तो हम इसको 36,000 में बेच पाएंगे, लेकिन उसके पहले हमको 20,000 रुपए इस पर रिवर्क करना पड़ेगा, मतलब कि हम 16,000 कमा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में जो 50,000 की बुक वैल्यू थी ओरिजिनल, वो तो जा चुकी, वो तो संक कॉस्ट है। लेकिन अब क्वेश्चन कहता है ऑब्सोलीट आइटम है, इस पर अगर हम रिवर्क कर दें 20,000 रुपए खर्चा करके, तो हम इसको 36,000 में बेच सकते हैं, मतलब कि 16,000 रुपए कमा सकते हैं।
ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज ए स्क्रैप 6000 इन द मार्केट, या हम लोग इसको एज ए ऑब्सोलीट मटेरियल ही 6000 में बेच दें। इन ए डिसीजन मॉडल यूज टू एनालाइज रिवर्किंग प्रपोजल, अगर हम इसमें रिवर्किंग प्रपोजल को अडॉप्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं होगी। अगर हम रिवर्क करते हैं तो जो एज ए स्क्रैप बेच रहे थे वो नहीं बेच पाएंगे, और नहीं बेच पाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 112। नेक्स्ट, द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 1,50,000 का सेल है, प्रॉफिट है 20,000, 1,70,000 20,000, तो चेंज इन सेल 20,000, चेंज इन प्रॉफिट 5,000, तो 5,000 बटा 20,000 तो हो जाएगा आपका 25% का पीवी रेशियो, और ये हो गया सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट, एक कंपनी हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर 3,20,000, वेरिएबल कॉस्ट एट दैट लेवल ऑफ सेल्स आर 2 लाख। क्वेश्चन बोलता है कंपनी है ब्रेक इवन पॉइंट पर, एक कंपनी हैज ए ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेल्स आर 3,20,000, 3,20,000 पर जब वो होती है तो उस कंपनी को क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और उस लेवल पर 2 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप जानते हो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके लिए टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है आपका टोटल रेवेन्यू, मतलब कि 3,20,000 रुपए आपकी सेल है, अगर ब्रेक इवन सेल अगर आपकी 3,20,000 है तो टोटल कॉस्ट भी 3,20,000 होगी। अब टोटल कॉस्ट 3,20,000 होगी, उसमें से 2 लाख अगर वेरिएबल है तो 1,20,000 आपके फिक्स्ड है। तो हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाय 30,000? अगर आपका वेरिएबल एक्सपेंस 30,000 रुपए से ड्रॉप हो जाता है तो उससे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो कितना परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज होता है? अगर 30,000 रुपए कम हो जाते हैं तो, अब 30,000 रुपए कम हो जाते हैं तो 30,000 रुपए आपका क्या होगा? सर बड़ा सिंपल है, आपके लिए पहले अगर बात करें तो पहले आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो आपके लिए आ रहे थे 1,20,000। अब अगर 3,20,000 की सेल पर अगर आपके 30,000 रुपए से ड्रॉप हो जाए वेरिएबल कॉस्ट तो वो हो जाएगी 1,70,000, तो उस केस में 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अल्टीमेटली आप 1,20 से 1,50 पे पहुंच गए, तो 30,000 रुपए का इंक्रीज हुआ है 1,20,000 पर, तो अल्टीमेटली 25% का आपको इंक्रीज हो रहा है। कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपका पहले कितना था? सर सेल्स थी आपकी 3,20,000 और उस पर आपका 2 लाख रुपए का वेरिएबल कॉस्ट था, तो 1,20,000। हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाय 30,000? 30,000 से ड्रॉप होगा तो भाई साहब ये आएगा आपका 1,70,000, 1,70,000 हो गया, और 3,20,000 आपके लिए यहां पर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहां पर कितना हुआ है? 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो 1,20,000 का आपका हो गया कंट्रीब्यूशन। यहां की बात करें तो 3,20,000 माइन आपका यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला है? वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाय 30,000। आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना वो 30,000 से ड्रॉप होंगे, तो 30,000 से अगर आपका ड्रॉप होता है तो 30,000 से अगर आपका ड्रॉप होता है तो भैया आपके लिए यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा? सर कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बढ़ गया 30,000 का। अब आपका पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 3,20,000 पर 1,20,000, अब आपका 30,000 और इंक्रीज हो गया, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 तो कितना होगा? सर 30,000 डिवाइड बाय 3,20,000 तो आ जाएगा 9.375 से इंक्रीज, तो 9.375 से इंक्रीज, पॉइंट नंबर बी। अगर क्वेश्चन कह देता कि आपको यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बात किया गया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका हमेशा सेल्स पर कैलकुलेट होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे कह दे कि पिछले साल के या मतलब पिछली बार से कंपेयर करके बताओ, तो आप कहते हैं 25% का इंक्रीज होगा पिछली बार से। ठीक है, फाइनली 5-6 क्वेश्चन और बच रहे हैं और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश। A radio manufacturer finds that while it costs 16.25 per unit to make a component, 16 रुपए 25 पैसे, पहले तो इसको 16 रुपए 25 पैसे को काट के आप 6 रुपए 25 पैसे कर लीजिए, ये इसके अंदर करेक्शन है। तो क्वेश्चन बोलता है एक रेडियो मैन्युफैक्चरर को फाइंड करता है कि हमारे को कॉस्ट जो बनाने में लगेगी वो लगेगी 6 रुपए 25 पैसे। द सेम इज अवेलेबल इन मार्केट, 5 रुपए 75 पैसे में अवेलेबल है। कंटिन्यूअस सप्लाई इज फुल्ली एश्योर्ड, वो कहता है मैं आपको कंटिन्यूअस सप्लाई भी दे दूंगा 5 रुपए 75 पैसे में। और ब्रेकअप आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि मटेरियल 2 रुपए 75 पैसे, लेबर 1 रुपए 75 पैसे, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 0.50, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट 1.25। द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैन्युफैक्चरर क्या रहेगा? तो आप ध्यान से देखो,
अगर मैं बात करूं रिलेवेंट मेकिंग कॉस्ट की, तो मेरे को 2 रुपये 75 पैसे लगेंगे, 1 रुपया 75 पैसे लगेगा, 0.50 लगेगा। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन और अदर फिक्स कॉस्ट है ना, ये मेरे लिए इररिलेवेंट होगी। आप चाहे घर में बनाओ चाहे बाहर से खरीदो, ये तो लगेगी ही लगेगी। तो मेरे लिए रिलेवेंट मेकिंग कॉस्ट क्या होगी, 2 रुपये 75 पैसे प्लस 1 रुपया 75 पैसे लेबर का प्लस 0.50 अदर का, तो 5 रुपए हुए। अब मैं घर में बना रहा हूं 5 में, बाहर मिल रहा है 5.75 में, तो क्या करूं भाई साहब, घर में बनाओ तो 2 मेक। तो आंसर हो जाएगा बेस्ट डिसीजन घर में बनाओ, सब घर में बनाइए। और अगर आपकी बात की जाए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, certain profit is generated, it is estimated that 2.0 pocket transaction needed to be manufactured and sold in monopoly market। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मैं इसको बोलता हूं प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो पीसी से डिनोट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा 10,000 आपको ट्रांजिस्टर बनाने पड़ेंगे, it is estimated that 2.0 pocket transaction needed to be manufactured and sold in monopoly market। ये 2.0 नहीं, ये है 2000, ये 2000 है, करेक्शन कर लीजिएगा। it is estimated that 2000 pocket transaction needed to be manufactured and sold in a monopoly market to earn the same profit। मोनोपोली मार्केट में हमें 2000 ही बेचने पड़ेंगे, मतलब कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर मैं 10,000 यूनिट से जितना प्रॉफिट कमाता हूं, उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे मोनोपोली मार्केट में केवल 2000 ट्रांजिस्टर बेचने पड़ेंगे। प्रॉफिट अंडर बोथ कंडीशन इज टारगेटेड 2 लाख, और दोनों कंडीशन में जो टारगेटेड प्रॉफिट है वो 2 लाख है। अब इसका मतलब प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा सर, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो ये हो जाएगा 20 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमा रहे हो। और यहां की बात करें तो भाई साहब आप 100 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 लाख का प्रॉफिट 2000 यूनिट से। द वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांजिस्टर है 100 रुपए, टोटल फिक्स कॉस्ट है 37,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस अंडर मोनोपोली कंडीशन क्या होगी, तो मोनोपोली कंडीशन में क्या होगी दिखा देते हैं, अभी बता देते हैं। आपको वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई 100 रुपए, तो 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 100 रुपए का ही आप लोगों को प्रॉफिट और 37,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको सेलिंग प्राइस यहां पे पता करनी है। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर बात की जाए तो आपको 2000 यूनिट है, 2000 यूनिट पर आपको 100 रुपए का तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपका हो गया 37,000, फिक्स कॉस्ट है 37,000 और ये है 2000 यूनिट पर, तो डिवाइड बाय 2000 करोगे तो आएगा 18.5। प्रॉफिट आपने अभी अभी निकाला है 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000, तो 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या इन तीनों के टोटल को ही तो बोलते हैं, तो 218 रुपए 50 पैसे। कोई ऑप्शन है क्या, यस सर ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी 218 रुपए 50 पैसे 116 क्वेश्चन में। स्टार मार्क लगा लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 116वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, बहुत गजब। और अभी हमको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं और 2 घंटे में ही कंप्लीट हो रहा है, 8 मिनट बच रहे हैं। मिस्टर रुपेश हैज ए सम ऑफ ₹3 लाख विच इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस। तो मिस्टर रुपेश है, उनके पास समय 3 लाख रुपए जो वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ही विशेज फॉर ए 15% रिटर्न ऑन हिज फंड, और वो चाहते हैं अपने फंड पर 15% का रिटर्न, मतलब कि 3 लाख पर 15% 45,000 रुपए का रिटर्न। इट इज रिवील्ड फ्रॉम द प्रेजेंट कॉस्ट डेटा एनालिसिस दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेशन इज 60% ऑफ सेल। क्वेश्चन कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो सेल का 60% है, दैट मीन्स पीवी रेशियो 40%। एंड फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सेल्स वॉल्यूम टू अर्न 15% रिटर्न अर्न करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्स वैल्यू बतानी है। तो डिजायर्ड सेल्स वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको 1,50,000 की फिक्स कॉस्ट हो गई प्लस 45,000 रुपए का डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया, जो कि कैसे आया 3 लाख की इन्वेस्टमेंट का 15%, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो वो कैसे आएगा, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60% ऑफ सेल, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो बाकी बचा हुआ 40% पीवी रेशियो है। तो 1,50,000 प्लस 45,000 1,95,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो आ जाएगा 4,87,500, तो 4.875 लाख। तो ये हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो सेम वो का वही क्वेश्चन है, बस अब की बार जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना मेक और बाय वाला, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। हमने यहां पर निकाली थी मेकिंग कॉस्ट 5 रुपए, क्वेश्चन ने यहां पर उसी का एक और एडिशनल क्वेश्चन दे दिया
कि अगर सप्लायर आपको 4.85 रुपीज ऑफर कर दे तो भैया 5 रुपए में घर में बनेगा, 4.85 में बाहर से मिल रहा है तो भैया बाहर से खरीद लो, तो फिर बाय, तो उस केस में हम लोग बाय करेंगे। दूसरा, इफ फर्म हैज गिवन द फॉलोइंग डेटा, फिक्स्ड एक्सपेंस एट 50% है आपका 15,000, फिक्स्ड एक्सपेंस व्हेन फैक्ट्री इज क्लोज डाउन 10,000, मतलब कि आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको फिक्स्ड एक्सपेंस लगेगा 15,000 का, और अगर आप फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं तो आपको एक्सपेंस लगेगा 10,000 का। एडिशनल एक्सपेंस इन क्लोजिंग डाउन 1,000, तो 1,000 रुपए क्लोज डाउन करने से और खर्चा लगेगा। प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी 5,000 यूनिट, और कंट्रीब्यूशन आप 5 रुपए अर्न कर रहे हो, 1 रुपए अर्न कर रहे हो, तो 5,000 यूनिट पर आप 5,000 का कंट्रीब्यूशन आप कमाओगे। तो आप अल्टीमेटली अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कंटिन्यू करोगे तो आप कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 5,000 यूनिट पर 5,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। मैं क्लोज करूंगा तो मेरे को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसमें से आप लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मेरे को 15,000 की फिक्स कॉस्ट लगेगी, कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मुझे 10,000 की फिक्स कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मुझे 1,000 रुपए का एडिशनल शटडाउन कॉस्ट भी लगेगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो लॉस है इस केस में 10,000 का होगा, इस केस में 11,000 का लॉस होगा। तो मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं सर, आप कहेंगे हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो 119 क्वेश्चन में आपको एडवाइस क्या होगी, वेदर टू रन द फैक्ट्री और क्लोज इट डाउन, तो रन। वैसे इसमें रन और कंटिन्यू दोनों दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखे हैं, या तो आपको क्लोज देना चाहिए या रन देना, क्लोज देना चाहिए, रन देना चाहिए, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू का तो ऑप्शन ही नहीं है। रन का मतलब कंटिन्यू करना ही तो हो गया, तो आंसर हो जाएगा रन। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विल बी, नीचे दे रखा है आपको, ए कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट नेमली ए बी सी, टोटल सेल्स पर मंथ 80,000, इन विच शेयर ऑफ दीज प्रोडक्ट आर 50-30-20, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आपको 60-50-40, कंबाइंड पीवी रेशियो। अब कंबाइंड पीवी रेशियो निकालने के लिए बड़ा आसान है, सबसे पहले तो पीवी रेशियो निकालो, तो पीवी रेशियो ए बी और सी। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखे हैं। अब अगर 60% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% आपका पीवी रेशियो है, 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो 50% पीवी रेशियो है, 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो 60% पीवी रेशियो है। अगर आप इसको आपके सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, और मिक्स कितना है सर, 50%, 30% एंड 20%, तो आपको 40 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, 60 को 20 से करेंगे तो आएगा 12, और इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कंबाइंड पीवी रेशियो 20 + 15 35, 35 + 12 47, और ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। और इसी के साथ आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज 120 एमसीक्यूज आपके होते हैं कंप्लीट, और वो भी 117 मिनट के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आए हो तो घबराइएगा नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर इसमें कैसे सॉल्व हुआ, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज CSEA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और यस, दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।